आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। ये एक ऐसा चैप्टर है जो तुम्हारी क्लास 11th अकाउंटेंसी की या तो नैया डुबा सकता है या तो पार लगा सकता है। पर तुम्हारा भाई तुम्हें इस चैप्टर को इस वजह से पढ़ाएगा कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर तुम्हें हर एक जर्नल एंट्री याद हो जाएगी, विद लॉजिक याद हो जाएगी, उसमें कौन सी अप्रोच लग रही है, मॉडर्न या ट्रेडिशनल, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ जर्नल से। सर जर्नल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेंसी का ना सबसे पहला स्टेप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस कर रहा है उसको लिख के रखना, वो लिख के रखने को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और रिकॉर्डिंग जो एक स्पेशल बुक में होती है उसका नाम होता है जर्नल। तो सबसे पहले जर्नल का मतलब समझते हैं। जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। उसने बोला सर दो वर्ड्स यहां पर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि लेट्स से अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फर्स्ट अप्रैल की ट्रांजैक्शन पहले आएगी, फिर सेकंड, देन थर्ड, देन फॉलोड बाय द फोर्थ एंड द फिफ्थ। इसका मतलब है कि तुम लोगों को छोटे से बड़े डेट्स की ट्रांजैक्शंस लिखनी है कि फर्स्ट अप्रैल पहले, सेकंड बाद में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम लोगों को ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। सर दूसरी बात बोलते हैं कि रिकॉर्डिंग जो है ना, जैसे हमने पढ़ा था अकाउंटेंसी इज एन आर्ट, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, ऐसे ही तुम लोगों को उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में करना पड़ेगा। वो प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड होती है। उसके बाद उसने बोला रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर अप्लाई टू ईच ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। उसने बोला कि ये जो रिकॉर्डिंग करना है ना, ये एक अकाउंटेंट का काम है, ठीक है, मतलब इसको हर इंसान नहीं कर सकता। और इसी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को फॉलो करके चलना पड़ेगा। ठीक है सर। अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल में इन टोटल 5 चीजें हैं। सबसे पहले होती है डेट, कि उस ट्रांजैक्शन की डेट लिखो। सेकंड इज योर पर्टिकुलर्स, मतलब तुम लोगों को क्या करना है, पर्टिकुलर्स हेड के नीचे तुम लोगों को ट्रांजैक्शन एंट्री डालनी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद होता है एलएफ। एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। देखो जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, सेकंड स्टेप होता है हम लोग उस ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन लेजर में होती है। तो अगर हम लोग उस लेजर की बुक देख रहे हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाली जर्नल एंट्री लेजर के सेकंड पेज नंबर पे है, ताकि हम लोग जर्नल से सीधा लेजर वाली बुक में उस पर्टिकुलर एंट्री को ढूंढ सकें। बट हमें इस कॉलम को एम्प्टी छोड़ना है क्योंकि हमें लेजर फोलियो पेज नंबर नहीं गिवन होते क्वेश्चंस के अंदर। देन इज योर डेबिट, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज योर क्रेडिट। ठीक है, ये होता है जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बताऊंगा कि एंट्रीज या पर्टिकुलर्स हेड के नीचे क्या लिखना है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद सर यहां पर आती है नरेशन। नरेशन का मतलब होता है कि तुम लोगों ने एक पर्टिकुलर एंट्री ट्रांसफर की, एक एंट्री पास की, वो एंट्री का मतलब इंग्लिश में लिखो। लेट्स से मैंने सेल ऑफ गुड्स की एंट्री पास की, कैश टू सेल्स, ये कैसे ही बताऊंगा। मैं नीचे लिखूंगा बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। इसका मतलब है कि मैं वहां पर इस एंट्री को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, उसको बोलते हैं नरेशन। डिटेल में सब कुछ बताऊंगा, बस एक फॉर्मेट समझ लो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोगों को कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करनी चाहिए या हम लोगों को मॉडर्न अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जब हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। इसका आंसर है कि तुम लोग ना दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हो। मैं तुम लोगों को हर एक एंट्री ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझाऊंगा और मॉडर्न अप्रोच से भी समझाऊंगा। अब रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाला जो चैप्टर है ना, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैंने तुम लोगों के लिए यहां पर रूल्स मेंशन कर दिए, ठीक है, तुम लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हें ये रूल्स को समझना है तो इसी चैनल के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट नाम से 3 वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने तुम्हें इन डिटेल सारे के सारे ये रूल्स समझाए हैं। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में 3 हेड्स में हम लोग अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। मैं एक बार तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूं। नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये होता है तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 हेड्स में क्लासिफिकेशन होती है और सबके रूल्स। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच में 5 हेड्स में अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन होती है। नंबर 1 इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम और एक्सपेंसेस और लॉसेस। इसका ना रूल याद करने के लिए मैं तुम्हें एक निमोनिक देता हूं। देखो एसेट्स एंड एक्सपेंस, इन दोनों का रूल सेम होता है। उसके बाद कैपिटल, लायबिलिटी एंड योर इनकम, इसका रूल सेम होता है। लर्न करने का वे, एड्स, इसका मतलब क्या है, एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो उसको भी डेबिट करेंगे। एसेट डिक्रीज क्रेडिट, उसका उल्टा, तो एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट। ये जो लायबिलिटीज है ना, कैपिटल भी मेरी लायबिलिटी होती है, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। ये जो लायबिलिटी है मेरी आउटसाइड लायबिलिटी होती है, और इनकम, ये तीनों का एक ही रूल लगता है। एक ही रूल लगने का मतलब क्या है, इसका निमोनिक है LIC। इसका मतलब जब जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी, L का मतलब लायबिलिटी, I का मतलब इंक्रीज और C का मतलब क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिट कर रहे हो, तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करोगे। ऐसे ही इनकम इंक्रीज क्रेडिट, इनकम डिक्रीज डेबिट।
तो मैंने तुम्हें एक 2 मिनट की क्विक रिवीजन करवा दी कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच होती है। तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर तुम्हें ये वाला चैप्टर ढंग से नहीं आता तो तुम्हें जर्नल समझ नहीं आ सकता, तो एक बार पहले इस चैप्टर को ढंग से कर लो। अब हम लोग ये समझ गए कि जर्नल क्या होता है, कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, और दोनों अप्रोचेस के हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर ली। मतलब अब हम लोगों ने बेस बना लिया है कि अब हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। आओ सबसे पहले समझते हैं एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 जो है ना वो रिलेटेड टू ओनर है, ठीक है, कि बिजनेस और ओनर के बीच में कोई एंट्री हो रही है, उसको समझते कैसे लिखते हैं। ओके, उसने बोला एंट्री नंबर 1 इज रोहन, ये ओनर ऑफ द बिजनेस है, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश ऑन 1 अप्रैल 2024। देखो सबसे पहले मैंने जर्नल का फॉर्मेट क्या करवाया था, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले मैं डेट लिख दूंगा, 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुई है तो मैंने यहां पर एज इट इज लिख दी डेट, ठीक है। अब उसने बोला रोहन जो बिजनेस का ओनर है ना, उसने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए का कैश लेके आया वो बिजनेस के अंदर। तुम अगर थोड़ा भी ध्यान से सोचोगे तो तुम्हें पता है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है सर, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, और ओनर का जो अकाउंट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। सर अगर बिजनेस के अंदर ओनर कैश लेके आ रहा है तो उसका कैश बढ़ेगा, ठीक है। बिजनेस के अंदर ओवरऑल हम लोग जो भी एंट्री डालेंगे वो बिजनेस के पॉइंट से डालेंगे, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट से। तो हमारा कैश बढ़ रहा है और ओनर जो पैसा लेके आ रहा है तो हमारा कैपिटल भी बढ़ रहा है। अब रूल लगाना सीखो। अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाते हैं तो कैश होता है रियल अकाउंट, तो बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, ठीक है। अगर हम लोग कैश को मॉडर्न अप्रोच मानेंगे तो वो एसेट होता है, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो कैश बढ़ रहा है। इसका मतलब है दोनों ही केसेस में बोल रहा है कैश को करो डेबिट। कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ओनर गिवर है तो उसको क्रेडिट करो, मतलब कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। अगर हम लोग मॉडर्न अप्रोच लगाते हैं तो ये लायबिलिटी है, जब पैसा आया तो कैपिटल बढ़ गया तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट हो गई। इसका मतलब है कि कैश दोनों ही केसेस में डेबिट हो रहा है और कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट हो रहा है। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो इसको लिखने का वे होता है, हम लोग जब भी डेबिट लिखेंगे तो कैश अकाउंट आगे लाइन मारेंगे और लिखेंगे डीआर, डीआर मींस डेबिट। उसके बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ के जब हम लोग 2 लिखेंगे, 2 का मतलब क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और कितना आ रहा है सर, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए डेबिट में लिख दो कि कैश मेरा 1 लाख डेबिट हो रहा है और 1 लाख रुपए क्रेडिट में लिख दो। मैंने तुम्हें दोनों अप्रोचेस से बताया कि तुम्हारा आंसर विल बी द सेम। हम लोग स्टार्टिंग की कुछ एंट्रीज में धीरे चलेंगे ताकि तुम लोग को समझ आए, फिर लेटर ऑन मैं तुम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा। अब देखो तो एंट्री क्या पड़ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1 लाख डेबिट 1 लाख क्रेडिट, ठीक है। इसमें रूल हो रहा है एसेट इंक्रीज डेबिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होती है मॉडर्न अप्रोच, और इसमें बोलते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट का रूल, और इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल, क्रेडिट द गिवर। आई होप तुम लोगों को समझ आएगा। आओ सेकंड एंट्री पे चलते हैं, कमेंस बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड स्टॉक। अच्छा ये बड़ी अच्छी एंट्री है, इसका मतलब समझो। कहता है ये बिजनेस है, हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। कहता ओनर ने ना बिजनेस में कैश लगाया, मतलब बिजनेस के अंदर कैश प्लस हुआ। उसने बिजनेस में फर्नीचर भी दिया तो फर्नीचर भी बिजनेस में प्लस हो गया। उसने स्टॉक भी दिया तो वो भी प्लस हो गया। अगर मैं इसमें मॉडर्न रूल लगाऊंगा तो सारे के सारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो सारे के सारे एसेट इंक्रीज डेबिट होगा, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल रूल लगाता हूं तो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। इसका मतलब है कि ये तीनों एसेट्स मेरे बिजनेस में आ रहे थे तो इनको डेबिट कर दो। तो मैंने कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट कर दिया, और जो जो इनकी अमाउंट थी उसको डेबिट में लिख दिया। और ये डेट तो नॉर्मल तुम्हें समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे एक बात बताओ, ये सारा का सारा जितना भी एसेट है, जो भी कैश है, जितने भी एसेट्स हैं, किसने दिए सर? ये तो ओनर ने दिए। और ओनर को मेरे बिजनेस में कौन सा अकाउंट होता है ओनर का? सर वो होता है कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो कैपिटल बढ़ गया। अगर मैं पर्सनल अकाउंट का रूल लगाता हूं, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, तो क्रेडिट द गिवर, तो मैंने क्रेडिट कर दिया गिवर को। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच लगाता हूं तो कैपिटल मेरी लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, तो 170 आ गया। इन सबका टोटल आएगा, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज हैज टू बी इक्वल। ये हमेशा रूल याद रखना कि जो डेबिट का टोटल है वही क्रेडिट का टोटल होगा। तो देखो उसने बोला कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ 1 लाख, फर्नीचर ऑफ 2,50,000 एंड स्टॉक ऑफ 20,000। तो ये तीनों ही एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट लगा लो रूल, या तो डेबिट वर्ड कम्स इन क्योंकि रियल अकाउंट है। उसके बाद ये पैसा दे कौन रहा है? ओनर दे रहा है, तो इसको हम रूल लगा सकते हैं इसके ऊपर क्रेडिट द गिवर या लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। देखो कितना अच्छा तुम जर्नल पढ़ सकते हो, वो डिपेंडेंट है कितना तुम्हारा लॉजिक स्ट्रांग है तुम्हारे रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट चैप्टर पे। इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट के चैप्टर की, उसको पहले एक बार देख लो। अगर तुमने वो चैप्टर तुम्हारा परफेक्ट है तो ही तुम्हें जर्नल समझ आ सकता है। तो हमने 2 एंट्रियां पढ़ ली, ये एंट्री थी इन रिलेशन टू ओनर। आओ आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर 3।
देखो जो एंट्री नंबर 3 है ना, ये मैं तुम्हें बाद में करवाऊंगा, ड्राइंग्स की एंट्री है। आई प्रॉमिस यू कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए रुक जाओ, ठीक है। अभी तक हमने 2 एंट्रियां पढ़ी। पहली कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब ओनर बिजनेस में ओनली कैश एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। सेकंड पढ़ी कि ओनर बिजनेस के अंदर कैश भी इंट्रोड्यूस कर रहा है प्लस अदर एसेट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारा लॉजिक विल रिमेन द सेम। नाउ अगली जो ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, दीज आर एंट्रीज इन रिलेशन टू गुड्स, ठीक है सर। पहली बात, जब भी हम लोग एंट्रीज इन रिलेशन टू गुड्स डालेंगे ना, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक इन टू द बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसके लिए एलसीडी, टीवी, मोबाइल फोन, ये सब उसके गुड्स हो गए, ठीक है। वहीं पे अगर कोई क्लोथ मर्चेंट है तो उसके लिए जो कपड़ा है वो उसके गुड्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब है कि एंट्रीज इन रिलेशन टू गुड्स जब भी आएंगी ना, तो हम लोग कभी भी गुड्स वर्ड नहीं यूज करते जर्नल के अंदर। हम उन गुड्स की जगह वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। क्या वर्ड यूज करते हैं सर? परचेजेस। या क्या वर्ड यूज करते हैं सर? सेल। या क्या वर्ड यूज करते हैं सर? सेल रिटर्न। या क्या यूज करते हैं? परचेज रिटर्न। सर ये 4 वर्ड यूज करेंगे, गुड्स वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम ये 4 यूज करेंगे, ठीक है। कि हम लोग गुड्स वर्ड यूज ना करके या तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, सेल या सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न। सर ये चारों हमें कैसे पता चलेगा कब यूज करना है? तुम्हें क्वेश्चन बताएगा ना, बस गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे। हम लोग परचेज को माने दिए कि गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? परचेज। गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? सेल। अगर चलो परचेज रिटर्न सेल रिटर्न आगे करेंगे, बट एक बात हम लोगों ने समझ ली कि जब भी जर्नल में गुड्स के रिलेशन में ट्रांजैक्शन आएगी, हम वर्ड्स गुड्स यूज नहीं करेंगे। इन चारों में से कौन सा वर्ड कब यूज करेंगे मैं तुम्हें बताता हूं आराम से। सबसे पहले सुनो, कहता हम लोग सबसे पहले परचेज की एंट्री सीखते हैं कि गुड्स के रिलेशन में परचेज हो सकती है, सेल हो सकती है, गुड्स सेल रिटर्न हो सकता है, परचेज रिटर्न हो सकता है। तो ये 4 तरह की ट्रांजैक्शन होगी। पहले परचेज की ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। कहता बिजनेस के अंदर ना परचेजेस 2 तरीके से हो सकती है, या तो कैश परचेज। कैश परचेज का मतलब है गुड्स तुमने लिए और तुम लोगों ने साथ में कैश पेमेंट कर दी। सेकंड होता है क्रेडिट परचेज, इसका मतलब गुड्स तो अभी ले लिए, पेमेंट 2-3 महीने बाद करूंगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट परचेज, ठीक है। उसने ना तुम्हें एक नोट दी है, एंट्री सिखाता हूं, पहले नोट पढ़ो। कहता कैसे पता लगेगा कौन सी परचेज कैश है और कौन सी परचेज क्रेडिट है? कहते हैं इन द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल, इफ द नेम ऑफ द सेलर और द परचेजर इज गिवन, इट इज नॉट स्टेटेड एज अ कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसने बोला अगर कोई तुम सेल या परचेज की एंट्री पढ़ रहे हो और उसमें सेलर या परचेजर का नाम गिवन है तो उसको क्रेडिट मान के चलना, अगर नाम गिवन नहीं है तो उसको कैश मान के चलना। इफ द ट्रांजैक्शन इज ऑफ सेल्स और परचेज एंड द नेम ऑफ द सेलर इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम्ड टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन। मैं मतलब समझाता हूं, तुम्हें ढंग से मतलब समझ आएगा। रोहन परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 इन कैश, कि रोहन ने गुड्स परचेज किए, क्या सेलर का नाम गिवन है परचेज की एंट्री में? सर नहीं, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स ऑफ ₹75,000 फ्रॉम रामेश, सेलर का नाम गिवन है, आंसर इज यस, तो ये क्रेडिट परचेज है। पहले तो ये समझो कौन सी कैश है कौन सी क्रेडिट है। अगर यहाँ पे लिखा होता परचेज गुड्स ₹15,000 और आगे कुछ नहीं लिखा तो ये कैश होगा। परचेज गुड्स ऑफ ₹15,000 फ्रॉम रामेश, तो नेम ऑफ द सेलर गिवन है तो क्रेडिट है। परचेज गुड्स ₹15,000 फ्रॉम रामेश फॉर कैश, भैया वो बोल रहा है कैश, फिर नाम नहीं देखेंगे तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसको ढंग से समझ लो। अब एंट्री बनाना सिखाता हूँ, बात सुनो। रोहन ने 15,000 रुपए के गुड्स परचेज किए कैश में, तो मेरे बिजनेस के अंदर सर गुड्स प्लस हुए और कैश माइनस हुआ। मैंने तुम्हें बोला सर हम गुड्स नेम नहीं लिखेंगे, गुड्स नाम ही पसंद नहीं है मेरे को, तो हम नेम क्या लिखेंगे सर? परचेज। इसका मतलब है सर परचेज प्लस हो रहे हैं, यस और नो, कैश माइनस हो रहे हैं। रूल लगा लो कोई भी, पहले हम लोग रूल लगाते हैं मॉडर्न अप्रोच का, दोनों ही मेरे एसेट्स हैं, परचेज मीन गुड्स, दिमाग में रखो। एसेट इंक्रीज डेबिट होता है तो गुड्स बढ़ गए तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। एसेट डिक्रीज क्रेडिट होता है, कैश कम हो गया तो सर 2 कैश हो गया, बाकी आगे अमाउंट लिख दी, ठीक है। तुम लोग ना प्रॉपर फॉर्मेट बना के लिखोगे डेट वगैरह के साथ, ये मैंने बस तुम्हें एक एंट्री लिखना सिखाया। सर ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या करेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच में भी तुम लोग यही करोगे, दोनों के दोनों एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं उसको डेबिट करो, ये लो डेबिट कर लिया सर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सर ये लो कैश जा रहा था बिजनेस तो उसको क्रेडिट कर दिया। सेकंड इज योर एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 क्या होगी? क्रेडिट परचेज की एंट्री। ध्यान से सुनना क्या हो रहा है सर, गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं बट गुड्स वर्ड ना लिख के परचेज वर्ड लिखेंगे तो वो तो प्लस हो रहा है, तो कुछ भी हो जाए परचेज तो हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, सेम रूल लगाया क्योंकि गुड्स आ रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन या एसेट इंक्रीज डेबिट। सर रामेश को अगर मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की तो आज नहीं तो कल पेमेंट तो करूंगा। जब मैं रामेश को आज नहीं तो कल पेमेंट करूंगा तो जिसको हमें पैसा देना होता है मेरा क्रेडिटर होता है। सर क्रेडिटर का मतलब होता है मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट कर दो, रामेश मेरा क्रेडिटर है। बहुत प्यार से समझा रहा हूं, ढंग से लॉजिक को समझो, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्रेडिटर पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है, क्योंकि एक जीता जागता इंसान है क्रेडिटर, रामेश एक जीता जागता इंसान है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तुम्हें गुड्स किसने दी है? सर रामेश ने, तो उसको क्रेडिट कर दो।
इस वे से तुम लोग परचेज की एंट्री बनाओगे। गुड्स के रिलेशन में परचेज की एंट्री होती है। परचेज की एंट्री में पहले बताता है, ये समझो कि कैश है कि क्रेडिट परचेज है। नाम गिवन है सेलर का तो हमेशा क्रेडिट है, नाम नहीं गिवन है तो हमेशा कैश सेल है। बट अगर कभी नाम भी गिवन और आगे फॉर कैश भी लिखा है तो हमेशा कैश ट्रांजेक्शन है। और दोनों एंट्रीज मैंने तुम्हें सिखा दी। नेक्स्ट इज योर एंट्री नंबर 6। ये बढ़िया एंट्री है परचेज की। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 5,000 ऑन 31 अप्रैल 2024। सर डेट लिख दी। वो क्या बोल रहा है ढंग से समझो। कहता गुड्स बिजनेस के अंदर आए हैं, एक तो 10,000 के गुड्स आए हैं, एक 5,000 के गुड्स आए हैं। तो टोटल जो गुड्स आए हैं वो कितने के आए हैं सर? 15,000 रुपए के गुड्स आए हैं। बट मेरे को गुड्स वर्ड पसंद नहीं है, मैं बस परचेज वर्ड लिख दूंगा। बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन या एसेट इंक्रीज डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया 15,000 से। सर ये 15,000 के लिए ना 10,000 की पेमेंट मैंने कर दी है, तो मतलब 10,000 का कैश मेरे बिजनेस से चला गया है, तो जाने दो। लो 10,000 का कैश जाने दो, क्रेडिट वर्ड गोज आउट या एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सर 5,000 की पेमेंट भी करनी है, तो जिसको पेमेंट करनी है मेरा क्रेडिटर है, मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होगी 5,000 से, ये लो। अगर ऐसे नहीं करना तो क्रेडिट द गिवर। तो ये सारी की सारी 3 ट्रांजैक्शन थी तुम्हारी परचेज की। अब हम लोग ट्रांजैक्शन सीखते हैं सेल की। सेल में भी 2 तरह की सेल होगी, क्रेडिट सेल और कैश सेल। देखो एंट्रीज इन रिलेशन टू गुड्स में सेकंड एंट्रीज हम लोग पढ़ रहे हैं सेल की। अभी तक हमने पढ़ी है कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री, फिर हमने परचेज की एंट्री पढ़ी, फिर सीखा कि कैश परचेज कौन सी है, क्रेडिट परचेज कौन सी है। फिर हम लोगों ने 3 एंट्रीज पढ़ी, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और कैश और क्रेडिट दोनों कंबाइंड। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल। सेल का भी सेम फॉर्मेट, कैश सेल, क्रेडिट सेल और दोनों कंबाइंड। देखो सर कैश सेल कब होगी? जब नेम ऑफ द परचेजर नहीं गिवन है, ठीक है, और अगर नेम गिवन है तो हम लोग उसको क्रेडिट सेल मान लेंगे। देखो कैश सेल्स 8,000। मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें परचेजर का नाम गिवन है? सर नहीं गिवन है। बोल रहे हैं कैश सेल है, तो करो ना एंट्री, क्या दिक्कत है? मेरे को बताओ, जब तुमने सेल किया तो गुड्स बिजनेस से गए, गुड्स बिजनेस से माइनस हुए, कैश बिजनेस के अंदर प्लस हुआ। मेरे को गुड्स वर्ड पसंद नहीं है, परचेज लिख नहीं सकता क्योंकि सेल है, तो वर्ड यूज करूंगा सेल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, कैश एज एन एसेट प्लस हो रहा है तो एसेट इंक्रीज डेबिट होता है, तो कैश को प्लस कर दो। कैश ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट होता है तो डेबिट वर्ड कम्स इन। सेकंड सर सेल माइनस कर रहे हैं, तो सर सेल से मेरे गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट कर दो, बट नाम सेल्स लिखूंगा। और ये रियल अकाउंट है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, सेकंड क्रेडिट सेल, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। सर यहां पर नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। 10,000 रुपए के तुमने गुड्स बेचे क्रेडिट में, तो ठीक है गुड्स तो बिजनेस से गए, तो सर टू सेल्स तो सेम रहा, सेम रूल जो मैंने यहां समझाया। अब ध्यान से समझो, जब मैंने कृष्णा को उधार पे माल बेचा तो कृष्णा मुझे आज नहीं तो कल पेमेंट करेगा। जिस इंसान से पैसा आना होता है वो मेरा होता है डेटर। परचेज में हमेशा क्रेडिटर खुलेगा, पीसी याद रखना, परचेज हमेशा क्रेडिटर होगा। इसमें एसडी कार्ड, एस सेल्स, डी डेटर। अगर मैंने उसको गुड्स बेचे हैं तो आज नहीं तो कल वो मेरे को पेमेंट करेगा। अगर वो मेरे को आज नहीं तो कल पेमेंट करेगा तो वो मेरा क्या बन गया सर? वो मेरा डेटर बन गया। अगर वो मेरा डेटर बन गया तो वो मेरा एसेट है, डेटर बढ़ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट। या मेरे को एक बात बताओ, कृष्णा भी एक जीता जागता इंसान है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, वो पर्सन है, तो पर्सन का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? सर कृष्णा रिसीव कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत धीरे चला रहा हूं, तुम भले 1.5x पे इसको चला लो, बट लॉजिक को समझो। मैंने मॉडर्न अप्रोच भी करवा रहा हूं और ट्रेडिशनल अप्रोच भी करवा रहा हूं। पूरे यूट्यूब में किसने भी दोनों अप्रोचेस से नहीं करवाया हुआ। ढंग से समझो इसको, लॉजिक समझो, एंट्रीज खुद बनाओगे तुम लोग। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, क्रेडिट 5,000। मैं ना एक बार बस एंट्री पढ़ो, लॉजिक तुम लोग खुद बनाओगे, एंट्री पास करोगे। सर देखो कैश टोटल सेल कितने की हुई है? सेल टोटल 15,000 की हुई है, ठीक है। 15,000 के बदले में 10,000 का कैश आ गया, तो एसेट इंक्रीज डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और सर कृष्णा से भी पेमेंट नहीं है तो मेरा डेटर बन गया, डेटर मेरा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज डेबिट या डेबिट द रिसीवर। तो सर ये होगी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स में सेल की एंट्री और परचेज की एंट्री। दोनों में क्रेडिट, कैश, परचेज और सेल हमने सीख लिया। नेक्स्ट इज योर सेल रिटर्न। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न का मतलब होता है कि मैंने किसी को गुड्स बेचे थे, ठीक है, सामने वाले जो परचेजर था ना उसने माल वापस कर दिया, कोई भी रीजन के कारण उसने वापस कर दिया। मे बी उसको क्वालिटी, जिस क्वालिटी पे डील हुई थी उसको वो क्वालिटी नहीं मिली, उसने गुड्स को वापस कर दिया। इसको बोलते हैं सेल रिटर्न। अब देखो सेल रिटर्न की एंट्री कैसे पास करेंगे। रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000 बाय गोयल। उसने बोला गोयल नाम के बंदे ने 10,000 रुपए के हमारे गुड्स को वापस कर दिया, ठीक है, सॉरी गोपाल नाम का बंदा। अब देखो मेरी बात सुनो, रूल लगाते हैं। जब सेल रिटर्न हुई, जो माल बेचा था, जो सेल किया तो रिटर्न आ गया, तो गुड्स बिजनेस के अंदर आ गए एसेट इंक्रीज डेबिट, गुड्स एसेट होते हैं। दूसरा डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं तो उसको डेबिट कर दो। बट ना मुझे गुड्स नाम पसंद नहीं है, यहां पर एंट्री किसकी है? रिटर्न गुड्स की, और इसको कौन सी रिटर्न है? सेल रिटर्न है, तो सर सेल रिटर्न को डेबिट कर दो।
उसके बाद ये गुड्स दिए किसने हैं? सर ये गुड्स मेरे को गोपाल ने दिए हैं। तो गोपाल एक जीता जागता इंसान है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो गोपाल अगर दे रहा तो क्रेडिट कर दो। सर सेकंड बात, इसको ध्यान से समझना मैं क्या समझा रहा हूं। सर इसमें अगर हम मॉडर्न रूल लगाएं तो वो तो समझ नहीं आ रहा कैसे लगेगा। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने गोपाल को सेल किया था तो वो मेरा डेटर बन गया था। जब उसने मेरे गुड्स ही वापस कर दिए तो अब वो मेरा डेटर नहीं रहा। डेटर नहीं रहा तो मतलब वो मेरा एसेट डेटर नहीं रहा, मतलब डेटर कम हो गए, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। रूल समझ आया तो ठीक है, वरना ट्रेडिशनल अप्रोच से इसको कर लो, काफी इजी रहेगा। उसके बाद बोलते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री। परचेज रिटर्न की एंट्री में ध्यान से समझो, परचेज रिटर्न का मतलब है मैंने किसी से गुड्स परचेज किए थे, अब मैंने उसको गुड्स वापस कर दिए क्योंकि वो गुड्स डिफेक्टिव थे। जब मैंने गुड्स वापस कर दिए, मेरे बिजनेस से सामने वाले को गुड्स वापस कर दिए, तो गुड्स मेरे बिजनेस से गए, इसको बोलते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो सर परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया। अब जो सामने वाला बंदा है उसको गुड्स मिले तो डेबिट द रिसीवर, तो सर मनन को वापस किए तो डेबिट द रिसीवर। अमाउंट दोनों जगह सेम, ऊपर भी नीचे भी। अब सर इसमें मॉडर्न रूल कैसे लगाऊं? मेरी एक बात सुनो, जब मैंने मनन से परचेज किए होंगे, क्रेडिट परचेज की होगी, तो जो मनन है वो मेरा क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर मतलब वो मेरी लायबिलिटी होगा, यस और नो? अगर वो मेरी लायबिलिटी होगा, अब मेरे को उसको पेमेंट नहीं करनी क्योंकि मैंने गुड्स ही वापस कर दिया, उसको पेमेंट नहीं करूंगा, तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। तो ये तुम्हारा मॉडर्न अप्रोच से इस वजह से रूल बना। बहुत ध्यान से समझो बात को कि मैं कैसे समझा रहा हूं, रूल को अप्लाई कैसे कर रहा हूं, उसको करना सीखो। नेक्स्ट एंट्री, अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड इनकम। अच्छा, जब भी हमारा एक्सपेंस या इनकम की ट्रांजैक्शन आएगी ना, एक चीज मेरे से तुम लोग प्रॉमिस कर लो कि तुम लोग उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखोगे, पर्टिकुलर नाम उस एक्सपेंस का लिखोगे और उस पर्टिकुलर इनकम का नेम लिखोगे। सर इसका मतलब क्या है? देखो, तुमने एंट्री डाल दी, तुम्हें पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तुमने सपोज 10,000 का कोई खर्चा किया, तुमने एंट्री डाल दी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। ये कैसे बड़ी बताता हूं, एक्सपेंस डेबिट हुआ, कैश बिजनेस जा रहा है तो क्रेडिट करोगे, एसेट डिक्रीज क्रेडिट होता है। तो भाई मुझे क्या पता तूने कौन सा एक्सपेंस किया है, तूने 10,000 का खर्चा कर दिया। सपोज करो कि तुम लोगों ने 10,000 का अपने पापा के वॉलेट से 10,000 निकाला और वो खर्च दिया। आके पापा को हिसाब तो दोगे ना, पापा ये 10,000 रुपए में से 2,000 रुपए ऑटो का किराया था, ये 5,000 रुपए में अपनी बंदी को घुमाने लेके गया था, ये 3,000 की मैं किताबें लाया। तो पापा भी पूछेंगे ना 10,000 का खर्चा किया है, बट कहां खर्चा किया वो स्पेसिफिकली मेरे को बता। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जब भी मैं एक्सपेंसेस या इनकम की एंट्री करूंगा तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखूंगा। अगर रेंट पे कर रहा हूं तो रेंट लिखूंगा, अगर सपोज मैं कार्टेज पे कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा पे कर रहा हूं, कोई पैकेजिंग का खर्चा पे कर रहा हूं, तो मैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखूंगा। अगर मेरे को रेंट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कोई इनकम और रिसीव हो रही है, तो उस पर्टिकुलर इनकम का नाम लिखूंगा। आओ सर देखते हैं। उसने बोला एक्सपेंसिव इनकम ₹20,000, तो सर 20,000 का एक्सपेंस हुआ है। अगर एक्सपेंस हुआ है तो कैश बिजनेस से जा रहा होगा, ठीक है? तो कैश बिजनेस से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है या एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो सर कैश को कर दिया क्रेडिट। एक्सपेंस जो होता है ना, मैंने तुम्हें सिखाया है, अगर तुम कोई खर्चा कर रहे हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है। मॉडर्न अप्रोच कहती है जब भी एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर दो क्योंकि वो एसेट का रूल फॉलो करता है। तो देखो सर, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सपोज कर लो मैं तुम्हें एक एंट्री देता हूं, तुम बनाओ रेंट पेड ₹10,000। अरे सर यहाँ पे तो एक्सपेंस का नाम पर्टिकुलरली लिखा हुआ है। सपोज कमीशन पेड 1,000, तो अब एंट्री क्या डालोगे? सर एंट्री हम लोग डालेंगे, पहले एंट्री डालेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक्सपेंस का नेम लिखना है। दूसरी एंट्री डालेंगे सर कमीशन टू कैश, यहां पर 10,000 और यहां पर 1,000, ठीक है? तो तुम लोगों को जब भी एक्सपेंस या इनकम के रिलेटेड एंट्री आएगी, स्पेसिफिक एक्सपेंस का नाम लिखाना और उस स्पेसिफिक इनकम का नाम भी लिखोगे। अब इनकम की एंट्री देख लो, जब भी मेरे को इनकम आ रही तो कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज डेबिट या डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश को डेबिट कर दिया और इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। और वैसे भी इनकम लायबिलिटी का रूल फॉलो करती है, तो लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट होती है, तो इनकम इंक्रीज विल आल्सो बी क्रेडिटेड। बहुत सिंपल ट्रांजैक्शंस थी। अगर मेरे को यहाँ पे रेंट रिसीव हो रहा होता, वो इनकम है, तो लिखता कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने ऊपर परचेज और सेल ऑफ गुड्स पढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स नहीं पढ़ा। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है जो मेरे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने सेंटर पे पढ़ा रहा हूं तो उसमें जो एलईडी टीवी लगा है या ये जो टैबलेट है, ये जो आईपैड है, ये मेरे फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है? ये मेरे गुड्स नहीं है। ऐसे ही ऊपर ट्रांजैक्शन पड़ी थी जो हम लोगों ने गुड्स की, मतलब ऐसी आइटम्स ऑफ बिजनेस जिसको हम रेगुलर बेसिस पे खरीदते हैं या बेचते हैं, ये वन टाइम परचेज या वन टाइम सेल, ठीक है? तो कहता है जब भी मैं फिक्स एसेट परचेज करूंगा ना तो उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट का नाम लिखूंगा। जैसे गुड्स में रूल क्या था कि हम लोग 4 वर्ड्स यूज करेंगे, परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। एक्सपेंस में रूल था पर्टिकुलर एक्सपेंस इनकम का नाम लिखो। ऐसे ही फिक्स एसेट में भी इस पर्टिकुलर फिक्स एसेट का नाम लिखना पड़ेगा। एग्जांपल, परचेज मशीनरी वर्थ ₹10,000। सर देखो मशीनरी मेरा एसेट है तो बिजनेस में प्लस हो रहा है, वर्थ ₹1 लाख तो मैंने कैश दे के खरीदी होगी तो कैश माइनस हो रहा है, तो मशीनरी एज एन एसेट इंक्रीज हो रहा है तो एसेट इंक्रीज डेबिट।
एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो मशीनरी डेबिट टू कैश, या डेबिट वर्ड कम्स इन, मशीनरी आ रही है तो डेबिट करो, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करो। उसके बाद बोलता है सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर भी मेरा फिक्स्ड एसेट है तो फर्नीचर को बेच रहे, तो फर्नीचर जा रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश टू फर्नीचर। सेम रूल तुम लोग खुद अब अप्लाई करोगे। अच्छा सर, यहां तक मैंने तुम लोग को 15 बेसिक एंट्रीज करवा दी, जल्दी से एक बार रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहली एंट्री थी कैपिटल इंट्रोडक्शन की, दैट इज कैश टू कैपिटल, फिर कैश और अदर एसेट्स डेबिट टू कैपिटल। उसके बाद हम लोगों ने इन टोटल 6 एंट्रियां पढ़ी, दैट वाज रिलेटेड टू परचेज एंड सेल। परचेज में क्रेडिट परचेज, कैश परचेज और एक कंबाइंड एंट्री, सेल में क्रेडिट सेल, कैश सेल और एक कंबाइंड एंट्री, फिर सेल रिटर्न परचेज रिटर्न की एंट्री पढ़ाई, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को पढ़ाया एक्सपेंसेस और इनकम में पर्टिकुलर एक्सपेंस और इनकम का नाम लिखना और एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद मैंने तुम्हें परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट की एंट्रीज बताई, वो कैसे आएंगी। ये हमारी बेसिक 15 एंट्रीज क्लियर होगी। मैंने तुम्हें दोनों वे से बताया, नहीं समझ आया दोबारा से रिवाइंड करो और इसको देखो और खुद रूल्स लगाना सीखो। नेक्स्ट एक अच्छा खासा टॉपिक है, दैट इज योर डिस्काउंट। ओके, इसको समझते हैं। कितना डिस्काउंट का मतलब समझते हैं। सबसे पहले, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स बाय एन एंटरप्राइज। डिस्काउंट अलाउड मे बी ऑफ 2 टाइप्स। उसने बोला कि जब भी मेरी गुड्स की वैल्यू डाउन चली जाती है, उस जो रिडक्शन इन द वैल्यू होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। कहता जो डिस्काउंट होता है ना, वो 2 तरह का होता है। डिस्काउंट इज ऑफ 2 टाइप्स। द नंबर 1 इज योर ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज योर कैश डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डिस्काउंट जो हमने बल्क परचेज ऑफ गुड्स पे लिया, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि कोई भी सेलर या कोई भी परचेजर हमें इमीडिएट पेमेंट कर रहा है, तो हम लोग उसको इमीडिएट पेमेंट करने की वजह से, क्योंकि अगर वो अभी कभी कैश पे कर देगा तो हमारे चांसेस ऑफ कि वो पैसा बैड डेट्स होने का बहुत कम है, कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं चल 1% तेरे को 2% डिस्काउंट देंगे, तो अभी कभी पेमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है ये सुनो। Trade discount is never recorded in the books of accounts. Cash discount is always recorded separately in the books of account. तुम्हें ये चीज बड़े ध्यान से समझनी है। मैंने स्पेशली तुम्हें यहाँ पर एक टेक्निकल डाला है। ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होता है। कैलकुलेट कैसे करना वो सिखाता हूं। सेकंड पॉइंट टेल्स यू अबाउट द कैलकुलेशन, वो बाद में करेंगे, दिक्कत नहीं है, ये बस याद रखना। अब बड़े आराम से मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट निकालते हैं कैसे और एंट्री कैसे डालते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। एंट्री डालना बाद में सीखेंगे, पहले कैलकुलेशन सीखते हैं। एग्जांपल दिया उसने, परम सेल गुड्स ऑफ 10,000 आफ्टर अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट। देखो जी, उसने बोला कि उसने गुड्स बेचे 10,000 रुपए के, तो मैंने बोला लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितने हैं, तो दैट इज योर 10,000। इसने 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगेगा, मतलब तुम्हारा 10,000 पे, 10,000 का 10% इज योर सर 1,000, तो बचा कितना सर 9,000। जो तुम्हारा 20% कैश डिस्काउंट लगेगा, दैट विल बी ऑन द प्राइस आफ्टर रिड्यूसिंग कैश डिस्काउंट, दैट इज योर 9,000। 9,000 पे 20% कर दोगे तो दैट विल बी योर 1,800 एंड यू विल गेट योर आंसर 7,200। दोबारा से बता रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस पे लगेगा। लिस्ट प्राइस था 10,000, इसका 10% करोगे तो यू विल गेट 1,000। उसके बाद जो वैल्यू आती है आफ्टर रिड्यूसिंग ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज योर 9,000, उसके ऊपर तुम लोग 20% का कैश डिस्काउंट लगाओगे, दैट इज योर 1,800। ये हमने 20% लगाया 9,000 का, और उसके बाद जो अमाउंट रिसीव हुई दैट इज योर 7,200। इसका मतलब है हमने कैलकुलेशन में सीखा लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे, माइनस करके जो वैल्यू होगी उसके ऊपर हमेशा हम लोग कैश डिस्काउंट लगाएंगे। ये थी कैलकुलेशन। अब हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। देखो मैंने तुम्हें बताया सर ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला ये जो ऊपर परम ने गुड्स बेचे हैं ना। अच्छा, इससे पहले एक और चीज समझो ध्यान से, रुको। जो डिस्काउंट होता है ना, वो हमारी इनकम भी हो सकता है और वो हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है। सर क्या बोल रहे हो आप? अच्छा मेरी बात सुनो, अगर हमने किसी से गुड्स परचेज किए और उस इंसान ने हमें डिस्काउंट दिया तो वो मेरी इनकम हो गई। मतलब जब भी मैं गुड्स को परचेज करूंगा और मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो सर वो मेरी इनकम है। अगर मैं कभी भी गुड्स को बेच रहा हूं, मैंने गुड्स को सेल किया, सामने वाले ने मेरे से डिस्काउंट मांग लिया, तो मेरा ये खर्चा है। तो उस केस के अंदर जब डिस्काउंट गिवन होगा तो उस केस के अंदर वो मेरा एक्सपेंस है, ठीक है। और केस की जब मतलब इन शॉर्ट बोलो तो जब परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट मेरी इनकम है, जब सेल कर रहे हो तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस है। एक ही चीज इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, ठीक है। अब सुनो, अब अकाउंटिंग एंट्री सिखाता हूं। कहता ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग एंट्री सीख रहे हैं, कैलकुलेशन ऊपर सीख ली, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बात को याद रखना, ठीक है।
कहता है जब भी मैं डिस्काउंट को अलाउ कर रहा हूं, डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस। जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, जब मैं सेल कर रहा हूं तो मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, जब मैं परचेस कर रहा हूं तो मैं डिस्काउंट को रिसीव कर रहा हूं, उस केस में हम लोग डिस्काउंट को इनकम मानेंगे। सिंपल सी बात है। उसने बोला अमित सेल गुड्स टू विकास ऑफ ₹10,000 आफ्टर अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। सर इसकी कैलकुलेशन कर दो सर पहले। लिस्ट प्राइस है 10,000, ठीक है, 20% डिस्काउंट मतलब 2,000, तो आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 8,000 की वैल्यू आती है, जो मैंने यहां पर तुम लोग को शो करके दिखाई। अब तुम लोग समझो, अमित क्या कर रहा है? अमित गुड्स को बेच रहा है, मतलब अमित जो है वो गुड्स को कर रहा है सेल, विकास जो है वो गुड्स को क्या कर रहा है? परचेज। अब बात को ध्यान से सुनना, सेल की एंट्री मैंने तुम्हें क्या सिखाई है? सर सेल की एंट्री सिखाई है, सर यहाँ पर नाम गिवन है तो ये क्रेडिट सेल होगी। सर सेल की आपने एंट्री सिखाई थी परचेज अकाउंट, सॉरी विकास डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो ये देखो सेल की गुड्स जा रहे हैं तो टू गुड्स जा रहे हैं, मतलब हम गुड्स वर्ड नहीं यूज करते, हम सेल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और विकास, अगर मैंने क्रेडिट में माल बेचा है तो विकास मेरा डेटर हो गया। डेटर मतलब एसेट होता है, एसेट इंक्रीज डेबिट होता है, या डेबिट से रिसीवर कर दिया, क्योंकि अमित के लिए सेल है तो अमित की बुक्स में सेल के पॉइंट एंट्री डालो। अमित ने गुड्स बेचे विकास को, तो सर विकास परचेज कर रहा है तो वो एंट्री डालेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। सर ये तो आपने सेल और परचेज की एंट्री सिखा दी। नहीं, मैंने डिस्काउंट की एंट्री सिखाई है, क्योंकि अमाउंट देखो क्या है, अमाउंट इज योर 8,000। इसका मतलब तुमने ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके अमाउंट लिखी है। सर यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट तो दिख नहीं रहा, तो मैंने वही तो बोला, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। तुम बस अमाउंट कम कर दोगे, तुम 10,000 से 8,000 अमाउंट लिख दोगे, बट कभी भी सेपरेटली शो नहीं करोगे। यहां पर मैंने तुम्हें दो पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करवाई है, एक सेल के पॉइंट से, तो जो इंसान सेल कर रहा है तो उसके दिमाग में रखो कि इसके बुक्स में हमें सेल की एंट्री डालनी है। जो इंसान परचेज कर रहा है तो उसका दिमाग में रखो कि हमने इसके पॉइंट से परचेज की एंट्री डालनी है। और ट्रेड डिस्काउंट के केस में हम लोग सेपरेटली नहीं शो करते, हम जस्ट उस अमाउंट को डिडक्ट कर देते हैं। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। तो मैंने तुम्हें पहले ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट निकालने की कैलकुलेशंस कराई, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट लगता है और फिर उसके बाद तुम्हारी वैल्यू बचती है। अब हमने अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट सीखी, अब हम अकाउंटिंग फॉर कैश डिस्काउंट सीखेंगे। कैश डिस्काउंट भी सेम है, जब अलाउ करोगे तो एक्सपेंस है, जब रिसीव करोगे तो इनकम है। आओ सर एक क्वेश्चन को करते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हम लोग इसको समझेंगे। परम सेल्स 10,000 ऑफ गुड्स टू रवि। तो सर परम ने बेचे हैं तो परम की बुक्स में सेल की एंट्री होगी और रवि की बुक्स में परचेज की एंट्री होगी, क्योंकि वो खरीद रहा है। आफ्टर ऑलिंग 10% ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट, 2% ऑफ द कैश डिस्काउंट। तो सर देखो लिस्ट प्राइस है 10,000, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा इसका 10% करो तो यू विल गेट 1,000, तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया 1,000। वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट इज 9,000, 9,000 का 2% करोगे तो यू विल गेट 180, और उसके बाद अमाउंट जो रिसीव होगी जो लास्ट में 8820। सर यहां पर वर्डिंग लिखी है अमाउंट रिसीव्ड। अरे भाई तुमने उसको 2% का कैश डिस्काउंट दिया ना। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर होता है कि जब मेरे को बिजनेस में तू पेमेंट कर देगा, तो जब कैश आ जाएगा तो उसको डिस्काउंट दूंगा, इसका मतलब इसमें कैश तो आया। अब उसने बोला एंट्री किसकी बुक में डाल दो। सर पहले एंट्री डालते हैं परम की बुक्स में। अगर परम की बुक्स में एंट्री डाल रहे हो, इसका मतलब है कि परम ने गुड्स को सेल किए हैं और ये कैश सेल है। सर कैश सेल है ये आपको कैसे पता लगा? बेटा क्योंकि उसने कैश डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट कब तुम लोग देते हो? जब पूरा का पूरा कैश रिसीव हो जाएगा, मतलब जब कैश में पेमेंट हो जाएगी। तो सर मैं नॉर्मल एंट्री डालता हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ये मैंने तुम लोगों को सिखाया था, ठीक है। बट इसमें कैश डिस्काउंट भी आ गया, तो कैश डिस्काउंट जब मैं सेल करता हूं, सामने वाले ने डिस्काउंट मांगा, जब मैं माल बेच रहा था तो डिस्काउंट मेरा खर्चा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट को हमने कर दिया डेबिट। एंट्री देखो क्या बनी, कैश या बैंक कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। सर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब मैं सेल करता हूं तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस होता है और ये मेरा कैश डिस्काउंट है, तो उसको सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना है। ट्रेड डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट डेबिट नहीं करता, बट इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। एंट्री अमाउंट कैसे वो सिखाऊंगा। सर टू सेल्स, मेरे बिजनेस से गुड्स से चले गए तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। एंट्री समझो पहले, नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, बैंक टू सेल। अब बट हमने डिस्काउंट भी दे दी तो डिस्काउंट को भी डेबिट कर दो, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है। जब सेल करता हूं तो डिस्काउंट मेरा एक्सपेंस होता है। अमाउंट देखो कैसे डलेगी। सर सबसे पहले तो हम लोग पकड़ेंगे 9,000 से, ठीक है। तो मैंने यहां पर अमाउंट डाल दी 9,000, देखो, और उसके बाद 180 का कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट तो सेपरेटली शो होता है, तो 180 का डिस्काउंट दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद कितनी अमाउंट मेरे को रिसीव हो गई, मतलब उस बंदे ने कितना पैसा दिया। सर कैश या बैंक रिसीव हुआ 8820 का, तो ये तुम्हारी एंट्री डल गई। सर ये 10,000 का कुछ नहीं करेंगे, 10,000 का हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो हम लोग ट्रेड डिस्काउंट तो अभी शो ही नहीं करते, तो सीधा शुरू ही 9,000 से करेंगे हम लोग। आई होप तुम लोग को समझ आएगी। इसकी उल्टी एंट्री कर दो। सर रवि परचेज कर रहा था, तो परचेज की नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेज की नॉर्मल एंट्री होती है, सर आपने सिखाई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सर जब हम लोग परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है। जब डिस्काउंट रिसीव होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि मेरी इनकम है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये देखो एंट्री क्या डली, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक कुछ भी लिख लो,
टू डिस्काउंट रिसीव। मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? 180 का। मैंने पेमेंट कितने की रवि ने इसको? 8820 की। अरे इसने 8820 की पेमेंट की तभी तो उसको 8820 की पेमेंट रिसीव होगी और 9000 से डेबिट। अब मैंने तुम्हें समझाया था ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका मतलब क्या है, और कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसका क्या मतलब है। आई होप तुम लोग को ये समझ आया होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, तुम्हें समझना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बट एक बार समझ लोगे ना तो तुम्हारा ये जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डर होता है ना वो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। देखो उसने बोला परचेज गुड्स ऑफ ₹2 लाख लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है सर, 2 लाख रुपए के जो गुड्स हैं वो मैंने परचेज किए, उसके ऊपर मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया एट द रेट 10%। ये क्वेश्चन में बता रहा है। फ्रॉम प्रभात इलेक्ट्रिकल एंड कंपनी ऑन द टर्म्स दैट पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days द कैश डिस्काउंट विल बी 5%। सर ये जो है ना, हमने इसको बोला कि हमने 2 लाख के गुड्स परचेज किए, प्रभात वाले बंदे ने बोला अगर तू 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है, अगर कंडीशन लगा दी 10 दिन के अंदर पेमेंट हो गई तो मैं तुझे कैश डिस्काउंट दूंगा 5%। ठीक है, कब दूंगा? अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो। अब वो देखते पेमेंट हुई कि नहीं। ओनली 60% ऑफ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय प्रभात विद इन 10 days, पास द जर्नल एंट्री। उसने बोला कि जो कैश डिस्काउंट दूंगा 5% अगर तूने पेमेंट कर दी, वो बंदे ने बस 60% पेमेंट वो कर पाया, 40% पेमेंट नहीं कर पाया। 60% पेमेंट उसने 10 दिन के अंदर कर दी और बाकी की 40% पेमेंट उसने अभी तक नहीं की। दिमाग लगाओ, कैश डिस्काउंट 5% किस पेमेंट पे लगेगा? 100% पेमेंट में, 60% पेमेंट में या 40% पेमेंट में? इसका आंसर है 60% पेमेंट में, क्योंकि बस उतनी ही पेमेंट रिसीव हुई है। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आराम से इसको करते हैं। देखो सबसे पहले गुड्स टोटल परचेज हुए 2 लाख के और ट्रेड डिस्काउंट था 10%। मुझे पता है ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लेते क्योंकि कैश डिस्काउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लगता है। सर लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वाज 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो 20,000 आ गया और 180,000 बच गया। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, ट्रेड डिस्काउंट लग गया। अब कैश डिस्काउंट की बारी। उसने बोला इस 1,80,000 की अगर वो पेमेंट 10 दिन में कर देता, अगर फुल पेमेंट 10 डेज के अंदर कर देता तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलता, बट उसने 60% पेमेंट की। तो मैं क्या करूंगा, इस 1,80,000 के 2 हिस्से करूंगा, एक तो 60% और दूसरा हिस्सा 40%। ये अमाउंट कैसे आई सर? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 60/100। ये अमाउंट कैसे आई? 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 40/100। ठीक है, आई होप तुम लोगों को परसेंटेज करना आता होगा। सर ये आ गया 1,08,000, सर ये आ गया 72,000। इसका मतलब 72,000 की पेमेंट नहीं आई, उसने 1,08,000 की पेमेंट कर दी। अगर उसने बस 1,08,000 की पेमेंट की है तो कैश डिस्काउंट तुम्हारा बस उसी पेमेंट पे मिलेगा। तो 1,08,000 पे ही तुम्हें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो तुमने यहां पर क्या 1,08,000 का 5% किया, जो तुम्हारा आंसर आया 5,400। सो दिस इज योर कैश डिस्काउंट। अगर 5,400 तुम्हें कैश डिस्काउंट मिल गया तो तुमने एक्चुअल में कैश में कितनी पेमेंट की? एक्चुअल कैश पेमेंट इज 1,02,600। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। और ये 60 की जो 40% पेमेंट है 72,000 की अभी तक रिसीव ही नहीं हुई। एक बार दोबारा बता रहा हूं, टोटल गुड्स बेचे 2 लाख के, पहले चुपचाप ट्रेड डिस्काउंट लगा दो। ट्रेड डिस्काउंट लगाया 20,000 का तो 180 आंसर आ गया। 1,80,000 मैंने तुझे बोला प्रभात को, प्रभात ने मेरे को बोला यार अगर तू मेरे को 1,80,000 की पेमेंट 10 दिन के अंदर कर देगा ना तो तेरे को 5% में डिस्काउंट दूंगा, बट मैं किसी भी तरीके से ओनली 60% पेमेंट कर पाया। तो 180 का 60% अलग करो, 40% अलग करो, तो तुमने 60% अलग करके आंसर आया 1,08,000। अब तुम लोग डिस्काउंट 100% पे क्यों दोगे? अगर तुम लोगों ने बोल रहे हो कि जितना कैश है उसी पे डिस्काउंट मिलेगा तो तुम लोग 60% पे डिस्काउंट दो। तो तुम लोगों ने डिस्काउंट दिया 5% ऑन 1,08,000, दैट इज 5,400। 1,08,000 की पेमेंट में 54 का डिस्काउंट दूंगा तो इतना पैसा तो कैश में आया होगा ना। 1,02,600 तो कैश पे किया होगा। सर आपने 1,08,000 नहीं पे किया? नहीं भाई, क्योंकि उसके ऊपर 5,400 का डिस्काउंट दिया तो मैंने पेमेंट रिसीव की होगी 1,02,600। सर फिर इसका 72,000 का क्या होगा? 72,000 जो अभी तक पेमेंट नहीं की। अब उसने बोला तुम लोग जर्नल एंट्री पास करो। हमने गुड्स परचेज किए, परचेज की जर्नल एंट्री डालनी है, ध्यान रखना परचेज की जर्नल एंट्री डलेगी। ठीक है सर, देखते हैं सर मैंने एंट्री डाली परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने एंट्री डाली परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ये नॉर्मल एंट्री थी, बट सर इसमें ना हमने कैश की 60% पेमेंट की है बट अभी तक 40% पेमेंट नहीं की। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि तुमने 60% गुड्स कैश में परचेज किए और 40% जो गुड्स है वो तुमने अभी तक उधार पे क्रेडिट में परचेज किए? सर यस, तो 2 कैश आएगा तो 2 सर क्रेडिटर भी आएगा, है ना। अभी मुझे पेमेंट करनी है ना, उसको परचेज कर रहा हूं तो क्रेडिटर आएगा ना मेरे पास, उसको पेमेंट करनी है तो 2 क्रेडिटर भी आएगा। सर इसमें ना डिस्काउंट भी था, जब मैं परचेज करता हूं तो डिस्काउंट रिसीव करता हूं, जब सेल करता हूं तो डिस्काउंट देता हूं। तो सर डिस्काउंट रिसीव होगा
तो सर डिस्काउंट को क्रेडिट कर दो, क्योंकि सर मेरी इनकम है। तो ये तुम्हारी एंट्री बन गई। देखो एंट्री पहले सीखो, परचेज अकाउंट डेबिट, कुछ 60% पेमेंट सर कैश में हो गई, 40% पेमेंट तो अभी तक की नहीं, और कुछ डिस्काउंट रिसीव हो गया। एंट्री डालना सीखो, कैसे डालोगे? देखो सर ट्रेड डिस्काउंट तो कभी बुक्स में शो होता ही नहीं, तो जो भी शुरू करेंगे वो 180 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो टोटल परचेज कितने की होगी? 180 की। इसमें से कितनी पेमेंट तुमने कैश में कर दी? जिस बच्चे ने भी आंसर ये बोला ना 1,08,000, तो भाई तुम दोबारा वीडियो रिवाइंड करो। 1,08,000 की पेमेंट नहीं की भैया, उसने 5400 का डिस्काउंट दे दिया, तो पेमेंट हुई 1,02,000 की, 1,02,600 की। तो देखो सर 2 बैंक से पैसा कटा 1,02,600। ये जो 5400 का डिस्काउंट रिसीव वो मेरी इनकम थी, तो 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम 5400। अभी तक कितनी पेमेंट देनी बाकी है, मतलब कितना पैसा क्रेडिटर को देना है? दैट इज योर 72, यहां पे से 72,000 आएगा, दैट इज योर 72,000। तो एंट्री कैसे बनी? लास्ट बार बता रहा हूं सर, मैंने परचेज किया 60% कैश देके परचेज किया, 40% उधार पे परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे भारत इलेक्ट्रिकल क्रेडिटर है, उसका नाम लिख दिया है। और सर जब परचेज करते तो डिस्काउंट रिसीव होता है, ट्रेड डिस्काउंट दिखता नहीं, कैश डिस्काउंट हमेशा दिखता है, तो क्रेडिट कर दिया, और ये मैंने अमाउंट की। तो जब भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट करोगे, सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन सीखो। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट, वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट के ऊपर कैश डिस्काउंट लगता है। अगर 100% पेमेंट रिसीव हो गई तो ये 2 लाते मत बनाना, अगर नहीं रिसीव हुई तो 60% नहीं रिसीव हुई, 40% रिसीव हो गया, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग आगे प्रोसीड करोगे। सो आई होप तुम लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है। सर एग्जाम्पल नंबर 2, अब एग्जाम्पल नंबर जो 2 है ना, ये तुम लोग खुद करोगे। ये एग्जाम्पल लिखी है, इसका सोल्यूशन भी दे रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोग खुद इसको सॉल्व करो। मैं इसमें तुम्हें एंट्री बनवा देता हूं एक बार। क्या सेम एग्जाम्पल है कि 60% पेमेंट आई, 40% पेमेंट आ गई, या 60% नहीं आई, ये तुम्हें देखना पड़ेगा खुद। मैं एक बार एंट्री बनवाता हूं। सर मैं सेल कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने एंट्री सिखाई है, सेल की एंट्री सिखाई है। जब मैं सेल करता हूं ना, तो कुछ पेमेंट आ गई, तो मतलब कुछ पेमेंट एंट्री आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सर उसने बोला कितनी पेमेंट आई? 40% पेमेंट रिसीव है, तो मेरे को मतलब जितना भी मैंने माल बेचा उसका 40% रिसीव हो गया, मतलब 60% रिसीव नहीं हुआ, तो वो क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल होती तो डेबिट करते हैं, ये मैंने तुम्हें ऊपर सिखाया। सर जब मैं सेल करता हूं तो मेरा डिस्काउंट खर्चा होता है, तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। तो ये जर्नल एंट्री बन गई। ये देखो बैंक डिस्काउंट टू रोहन, यहाँ पे कैश की जगह तुम लोग बैंक भी लिख सकते हो, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सर आई होप तुम लोगों की बात समझ आ रही हो। नहीं आ रही तो एक बार दोबारा रिवाइंड करो, या तुम लोग बस यहां तक वीडियो देखो और इतनी एंट्रीज को रिवाइज करो, कल यहां से दोबारा कंटिन्यू करना, ठीक है। और ये अमाउंट कैसे आई वो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन सिखाई, तो इसको तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। अगर नहीं सॉल्व होगा जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल हेल्प यू आउट विद दिस क्वेश्चन। तो अभी हमारी बेसिक एंट्रीज होगी 15, उसके बाद मैंने तुम्हें डिस्काउंट के टॉपिक की जितनी मोस्ट डिफिकल्ट एंट्रीज हो सकती थी सारी करवा दी हैं, ठीक है। तो पहली 2 एंट्रीज कैपिटल की, फिर सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न की, फिर उसके बाद एंट्रीज करवाई एक्सपेंसेस और इनकम की, उसके बाद मैंने एंट्री करवाई फिक्स्ड एसेट्स की, उसके बाद एंट्री करवाई मैंने तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की। अब हम लोग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज पढ़ेंगे, जिसका नाम है बैंकिंग ट्रांजेक्शन। है बड़ी सिंपल, दिमाग लगाना बस। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अकाउंट। उसने बोला कि मेरे बिजनेस में से, मतलब जो मेरे बिजनेस का ना एक कॉमन लॉकर होता है जिसको हम लोग पंजाबी में बोलते हैं गल्ला, तो मैंने वहां से कैश निकाला और उसको बिजनेस के बैंक अकाउंट में डाल दिया। तो देखो बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, कौन सा एसेट बढ़ा? बैंक बढ़ा, तो बैंक को डेबिट कर दो, ठीक है। कौन सा एसेट कम हुआ? सर कैश कम हो गया, तो कैश को क्रेडिट कर दो। या डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक का बैलेंस बढ़ा तो बैंक में बैलेंस आया, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश चला गया, तो बैंक टू कैश। खुद बनाने की कोशिश करो, नई एंट्रीज नहीं है ये। कैश विथड्रॉन, मैंने बैंक अकाउंट से कैश निकाल लिया, बैंक से कैश निकाल लिया तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो बैंक एसेट कम हो गया तो इसको कर दिया। कैश मेरे पास आ गया, कैश एज एन एसेट बढ़ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट कर दिया, तो कैश को डेबिट कर दो। या रूल लगा लो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बैंक का बैलेंस कम हुआ तो बाहर निकल गया। सेकंड हो गया। थर्ड, कैश विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज। देखो जब भी पर्सनल यूज के लिए हम लोग पैसा निकालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स एक तरह का हमारा खर्चा होता है, मान लो, ठीक है। ड्रॉइंग्स हमारा खर्चा है, जैसे कैपिटल कम हो जाता है ना ड्रॉइंग से। ड्रॉइंग से अगर कैपिटल कम होता है तो कैपिटल कम होने का मतलब है लायबिलिटी डिक्रीज हो रही तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बिजनेस से कैश चला गया तो टू बैंक अकाउंट, सेम लॉजिक में बार बार नहीं समझा सकता। टू बैंक क्यों किया? क्योंकि बैंक से पैसा कम हो रहा है, ऐसे डिक्रीज क्रेडिट। पेमेंट बाय द चेक टू अ क्रेडिटर और पेमेंट बाय द ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, ये दोनों एंट्रीज को ढंग से समझना क्या होता है। सर सबसे पहले ना तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि चेक और ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। चेक का मतलब क्या होता है कि मेरे को बैंक एक चेक बुक दे देगा, ठीक है, और मैं इस चेक के ऊपर लिख दूंगा दैट आई प्रॉमिस टू पे सम ऑफ रुपीज 10,000 टू मोहक छाबड़ा एंड कंपनी, और मैं अपने साइन कर दूंगा। जब भी मैं चेक देता हूं ना किसी भी इंसान को, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी रहती है
कि मेरा चेक बाउंस हो सकता है। चेक बाउंस होने का मतलब है मैंने यहां पर 10 लाख का चेक दिया और मेरे बैंक अकाउंट में बस 5 लाख रुपए पड़े थे, तो ये चेक बाउंस हो सकता है। ठीक है। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्राफ्ट का मतलब होता है, सपोज करो ये तुम्हारे बैंक का मैनेजर बैठा है यहां पर, ठीक है, ये मैनेजर बैठा है, यहां पर तुम्हारा भाई आया, तुम्हारे भाई ने मैनेजर को बोला यार मेरे को ना 10 लाख का ड्राफ्ट बना दे। चेक मैं खुद बनाऊंगा, चेक बुक होगी, हम घर में चेक काट के किसी को भी दे सकते हैं। ड्राफ्ट हमेशा बैंक बनाएगा, मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, मैं वहां के मैनेजर को बोलूंगा भाई मेरे को 10 लाख का ड्राफ्ट बना के दे। ड्राफ्ट जब भी मैनेजर बनाएगा ना, तो एक चीज कंफर्म होगी कि मैनेजर पहले मेरा बैंक बैलेंस चेक करेगा, अगर उसमें 10 लाख रुपए पड़े होंगे तो वो ड्राफ्ट बना के देगा। ठीक है, मैं तुम्हें ड्राफ्ट और चेक में मतलब समझा रहा हूं। दोनों में फर्क ये है कि चेक कभी भी बाउंस हो सकता है। मतलब मैंने सामने वाले को चेक दिया, मेरे पास इनसफिशिएंट बैलेंस है मेरे बैंक अकाउंट में, तो वो चेक पास नहीं हो सकता। ड्राफ्ट कभी भी बाउंस नहीं होगा, क्योंकि जब बैंक का मैनेजर ड्राफ्ट तुम्हें लिख के देगा, बना के देगा, वो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या तुम्हारे बैंक में उतना पैसा है जितने का तुम ड्राफ्ट बना रहे हो कि नहीं है। दूसरी बात, जब भी हम लोग चेक किसी को भी काट के देते हैं ना, तो हमें कोई भी एडिशनल बैंक चार्जेस पे नहीं करने होते, क्योंकि हम वो खुद बना रहे हैं। जब भी हम लोग ड्राफ्ट बनाते हैं तो हमें बैंक के मैनेजर को एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं। भैया वो हमारा नौकर नहीं है कि जब मर्जी बना के देगा, वो हमसे कुछ चार्जेस चार्ज करेगा। तो उसने बोला देखो सर फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से बैंक से पैसा कट रहा है। हाँ, बैंक से पैसा कट रहा है मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। अब सुनो, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, कुछ नहीं, सिंपल एंट्री। मैंने बोला था एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट करेंगे टू बैंक, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है और एक्सपेंसेस ऑल द एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सॉरी, मैंने तुम्हें ये करवाना था, गलती से नीचे वाला करवा दिया। एक सेकंड, आओ फोर्थ से शुरू करते हैं दोबारा। तो मैंने तुम्हें चेक और ड्राफ्ट का मतलब बता दिया। ठीक है, कहता पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। सर क्रेडिटर को पेमेंट हो रही है, डेबिट द रिसीवर, तो क्रेडिटर को डेबिट कर दो। क्रेडिटर मेरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो भी डेबिट होगा। टू बैंक, क्योंकि चेक अगर मैंने किसी को दिया तो मेरे बैंक से पैसा कटेगा। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर, तो इसमें एंट्री है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां तक तो लॉजिक सेम था, बट सर मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी तुम ड्राफ्ट बनाओगे तो तुम्हें बैंक के मैनेजर को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, बैंक को कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा नौकर तो है नहीं, मेरे लिए काम कर रहा है, फ्री में काम करेगा नहीं, तो मेरे लिए बैंक चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ड्राफ्ट के केस के अंदर अगर तुम्हें क्वेश्चन में बैंक चार्जेस गिवन है तो यू हैव टू डेबिट बैंक चार्जेस ऑल्सो। बैंक चार्जेस को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा एक्सपेंस होता है। इसीलिए मैंने तुम्हें चेक और ड्राफ्ट का डिटेल में मतलब बताया कि क्यों ड्राफ्ट के केस के अंदर बैंक चार्जेस आते हैं और क्यों चेक के केस के अंदर बैंक चार्जेस नहीं आते। तो ये दोनों एंट्रीज को ढंग से समझना। अगली इजी है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय चेक। भैया तुमने कोई खर्चा किया, बैंक से पैसा कट गया, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, देखो बैंक कोई चार्जेस तुमसे चार्ज कर रहा है, ठीक है, हो सकता है तुमने चेकबुक मंगवाई है, तुमने वहां पे लॉकर फैसिलिटी ली हो कि तुम जिसमें अपना गोल्ड रखोगे, तो बैंक को चार्जेस एनुअली तुम्हें चार्ज करेगा, तो करने दो, हमारे लिए खर्चा है, डेबिट ऑफ एक्सपेंसेस, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस का पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम लिखना होता है। बाय बैंक तो टू बैंक, मतलब चार्ज बाय बैंक का मतलब तो पेमेंट हमारे बैंक से हो रही है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गया। दूसरी बात, अब ना नेक्स्ट जो ये दो एंट्रीज हैं इसको ढंग से समझना। कहते हैं दो केसेस होते हैं, एक होता है कि तुम्हें किसी से चेक रिसीव हुआ, हम लोगों को चेक रिसीव हुआ, कहता अगर मैंने चेक को सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो मैं क्या करूंगा, और अगर मैंने चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो मैं क्या करूंगा। अगर मैंने चेक को सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो क्या करूंगा, और अगर मैंने चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो क्या होगा। कहता अगर मैंने चेक को सेम डे डिपॉजिट करवा दिया तो एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। मेरे को डेटर से चेक आया तो क्रेडिट द गिवर, किसने दिया चेक, सर डेटर ने दिया, वो नाम लिख सकते, रोहन से चेक आया, मैंने सेम डे ही बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा दिया, मतलब यहां से चेक आया, बैंक में डाल दिया, बैंक में चेक पास हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बट अगर तुमने चेक को सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया तो तुम्हारे बैंक में तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तुम्हें सामने से चेक आया, तुमने चेक को रख लिया, बट बैंक में पहले भी 10,000 था, अब भी 10,000 है, तो मैं बैंक को डेबिट ना करके, चेक मेरा एसेट होता है, चेक बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, या मेरा ओवरऑल एसेट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर क्रेडिट द गिवर, या जब मेरे को डेटर ने पेमेंट कर दी तो अब वो मेरा एसेट नहीं रहा तो एसेट को कम कर दूंगा, तो मेरी यहां पर एंट्री डलेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा है कि मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा हूं। सर अगर कुछ नहीं लिखा होता ना तो बिजनेसमैन हमेशा समझदार होता और जैसे ही उसको चेक मिलता वो जाके बैंक में अटमोस्ट इंपॉर्टेंट उसको जमा करवा के आता ताकि उसका पैसा कभी भी बैड डेट ना हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर और यहाँ पे चेक इन हैंड टू डेटर। नेक्स्ट, अबव चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसने बोला कि सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, तुमने एंट्री लेकर डाली चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब उसने बोला ये जो चेक था ना उसको 10 दिन बाद तुमने बैंक में डिपॉजिट करवाया,
तो जब तुम बैंक में डिपॉजिट करवाओगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट, तो सर ठीक है ये लो बैंक को डेबिट कर दो। तुम्हारे बिजनेस से चेक चला गया, चेक के एसेट था उसका वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट कर दोगे, दूसरा क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये लो टू चेक इन हैंड। तो अभी तक मैंने तुम्हें क्या समझाया, अगर तो चेक आया सेम डे डिपॉजिट हो गया तो एंट्री डालेगी बैंक टू डेटर, क्योंकि डेटर मतलब सामने वाले ने मेरे को पेमेंट करनी है तभी तो चेक दिया उसने मेरे को। अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो चेक इन हैंड टू डेटर, और फिर वो चेक जिस दिन जाकर डिपॉजिट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। उसने बोला डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है, एक डेटर था, डेटर ने मेरे को 10,000 रुपए का चेक दे दिया, बट वो जो डेटर था ना भैया उसके बैंक अकाउंट में तो 2,000 रुपए पड़े थे, तो चेक पास तो नहीं हो सकता, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब है कि उसके बैंक में तो पैसा नहीं था, तो तुम्हारे बैंक में पैसा पहुंच ही नहीं सकता। उस केस में एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्यों, जब तुमने बैंक में चेक को डिपॉजिट करवा दिया था तो तुमने मान लिया था कि तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया, बट वो बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तुमने assumption ले ली थी कि यार चल मैंने चेक डाल दिया बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बट बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, तुमने मान लिया था। तो बैंक के बैलेंस को कम करो तो टू बैंक, जब बैंक के बैलेंस को बढ़ाते हो तो डेबिट करते हो, एसेट इंक्रीज डेबिट, कम करोगे तो क्रेडिट करोगे। दूसरा, डेटर को डेबिट करो। सर डेटर को डेबिट क्यों करना है, जब उस डेटर ने तुम्हें चेक दिया था ना तो तुमने डेटर को क्रेडिट कर दिया था, तुमने ये मान लिया था कि इससे पेमेंट आ गई है, ये अब मेरा एसेट नहीं रहा, ये एसेट खत्म हो गया है, तो तुमने क्रेडिट कर दिया था। क्योंकि एसेट बढ़ते हैं तो डेबिट करते हो, कम होता है तो क्रेडिट करते हो ना। बट भैया उसकी तो पेमेंट आई नहीं, अगर उसकी पेमेंट नहीं है वो मेरा डेटर दोबारा से बन गया, दोबारा से डेटर बन गया, मतलब दोबारा से एसेट बन गया, एसेट इंक्रीज डेबिट। तो ये लॉजिक इसके ऊपर लगता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा है कि मैं क्या समझा रहा हूं। नेक्स्ट, ये सिंपल है, इंटरेस्ट चार्ज और अलाउड बाय बैंक। चार्ज बाय बैंक का मतलब होता है कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज की है, इसका मतलब है मैंने बैंक से लोन लिया था, बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट चार्ज किया, तो ठीक है वो मेरा खर्चा, इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंस होता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मैंने बैंक में एफडी करवाई थी, बैंक मेरे को इंटरेस्ट दे रहा है तो मेरी इनकम है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा टू इनकम रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम जन गेन, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, एसेट इंक्रीज डेबिट। नेक्स्ट, बैंक मेक्स द पेमेंट ऑन द फर्म्स बिहाफ। इसका मतलब क्या होता है सर, कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज तुम लोग नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास, तुमने उसमें ऑटो पे लगा रखा है। ऑटो पे का मतलब क्या होगा, तुमने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दी है कि यार हर महीने को 29 तारीख को मेरा नेटफ्लिक्स खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली पेमेंट कर दियो मेरे बैंक अकाउंट से। इसको बोलते हैं कि बैंक को तुम लोगों ने एक अथॉरिटी दे दी कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरे नेटफ्लिक्स की पेमेंट कर दिया, क्योंकि नेटफ्लिक्स एंड चिल नहीं रुकना चाहिए भैया हमारा, ठीक है। तो बैंक मेक्स द पेमेंट ऑन द फर्म्स बिहाफ, इसका मतलब क्या है, मेरा खर्चा है, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक। ड्यूज कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ से डीआईवी मतलब डिविडेंड। सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता हूं ना तो मैं उस कंपनी का कुछ परसेंट का मालिक बन जाता हूं। तो कंपनी सपोज 2% का मालिक हूं अगर मैं किसी भी कंपनी का, तो अगर उसने 100 रुपया कमाया तो 2% के मालिक तुम हो, तो 100 रुपए में से 2 रुपए तुम्हें मिलेंगे, उसको बोलते हैं डिविडेंड। सर जो मर्जी मिले, मेरी तो इनकम है, इनकम की एंट्री कैसे गई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, मैं किसी बैंक लोन मेरी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी की रीपेमेंट कर रहा हूं तो मेरे बैंक से पैसा कटेगा, एसेट डिक्रीज क्रेडिट तो टू बैंक अकाउंट। सर यहाँ पे कैश में करो इसलिए कैश लिखा वरना बैंक लिखता। और बैंक लोन को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक लोन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। यहां पर तुम्हारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी खत्म हो गई। एक बार क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, सुनो। कैपिटल की 2 एंट्रियां, परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, क्रेडिट कैश परचेज, कैश सेल। उसके बाद हम लोगों ने की थी एक्सपेंस इनकम की एंट्री, फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री, फिर मैंने तुम्हें डिस्काउंट की एंट्री सिखाई। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में तुम्हें ये 2 एंट्रीज ध्यान से पढ़नी है जो मैं रेड में मार्क कर रहा हूं। एक ये ड्राफ्ट वाली, सेम डे डिपॉजिट होना, सेम डे ना डिपॉजिट होना, और ये डिसऑनर। डिसऑनर की तो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है और बच्चे इसमें लॉजिक भी भूल जाते हैं। और तुम्हें ये वाली एंट्री ढंग से करनी है कि पेमेंट बाय ड्राफ्ट में बैंक चार्जेस को डेबिट क्यों करता हूं। मैंने तुम्हें ड्राफ्ट का मतलब समझा दिया बहुत प्यार से। नेक्स्ट, कुछ हम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जो बिजनेस में इनकर होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है तुम्हारी दैट इज योर बैड डेट्स। कहता बैड डेट्स का मतलब होता है कि तुम्हें किसी से एक डेटर से 10,000 रुपए आने थे, बट किसी भी रीजन के कारण वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अब वो मेरे को 10,000 पे नहीं करने वाला, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो कहता है 2 केस होते हैं। सपोज एक डेटर ने मेरे को 10,000 रुपए देने हैं, तो केस नंबर 1 बोलता है कि टोटल अमाउंट ही वो नहीं दे रहा, उसने मेरे को 10,000 देने थे, वो 10 के 10,000 ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, देखो एंट्री क्या डलेगी। मेरे को बात बताओ, अगर ये मेरे को 10,000 नहीं दे रहा तो ये मेरा लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं बैड डेट्स को डेबिट कर दूंगा। इससे मेरा एसेट कम हो गया, डेटर का बैलेंस कम हो गया, तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर दूंगा, तो 2 डेटर्स। ठीक है, बात समझ आई। अब उसने बोला व्हेन पार्ट ऑफ डेट इज रिकवरेबल, उसने बोला देखो भैया मैं तुम्हें 10,000 में से ना 6,000 पे कर रहा हूं, ठीक है, मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, 6,000 तुम्हें दे रहा हूं, मेरा डेटर था कि 6,000 में तुम्हें दे रहा हूं, बट मैं तुम्हें 4,000 नहीं पे कर सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखो बात तो समझो, वो डेटर है, ठीक है, उसने मेरे को 10,000 देना था, वो बोला 6,000 ले लो, तो ठीक है, कैश आ रहा है 6,000 का, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट,
इसमें ना उल्टा है, मतलब 4,000 दे रहा है, वो मुझे 4,000 पे कर रहा है और 6,000 पे नहीं कर रहा। तो 4,000 पे कर रहा है तो कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश या बैंक को डेबिट कर दो। सर 6,000 वो पे नहीं कर रहा, 6,000 मेरा बैड डेट हो गया, तो बैड डेट डेबिट 6,000। मेरा टोटल डेटर कितने का खत्म हो गया बिजनेस से? डेटर एसेट होता है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट होगा सर, वो तो टोटल 10,000 का खत्म हुआ ना। तो ये 2 एंट्रीज थी तुम लोगों के बैड डेट्स की, कि जब फुल अमाउंट ही नहीं आ रही तो पूरा का पूरा लॉस मानो, डेटर को खत्म कर दो। डेटर एसेट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट करोगे, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। और अगर कुछ पैसा दे रहा तो बैंक में डाल दो, बाकी का लॉस मान लो। फिर बैड डेट्स रिकवर्ड, इसका मतलब क्या होता है? सपोज पिछले साल ना मेरे को किसी इंसान ने 10,000 देना था, उसने मेरे को पेमेंट नहीं की। नेक्स्ट ईयर मतलब करंट ईयर, इस साल ना उसकी लॉटरी लग गई तो उसने बोला यार सबके पैसे वापस कर देता हूं। इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड मेरी इनकम होती है, तो मैं क्या करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, अरे यार बैड डेट्स पैसा आ रहा है, उसने फोन किया सर वो आपका 10,000 रुपए देना था, अब ले लो मेरी लॉटरी लग गई, तो मैंने कहा भेज दे, तो बैंक में पैसा आ गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है, या कैश में पैसा आ गया, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, क्योंकि ये मेरी इनकम हो गई। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज फ्री चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डिनोटेड। देखो मेरी एक बात सुनो, अब अगर तुमने अपने बिजनेस में, सपोज तुम्हारा ब्लैंकेट्स का बिजनेस है, तुमने बोला यार सर्दी बहुत है तो मैं जरूरतमंद में ब्लैंकेट्स को बांटूंगा, तुम चैरिटी कर रहे हो। यार चैरिटी कर रहे हो, खर्चा तो लगेगा, खर्चा है ना चैरिटी तुम्हारा, डोनेट कर रहे हो तो तुम्हारा तो खर्चा है। तो खर्चा है तो देखो सर अगर खर्चा है तो एंट्री डाल देते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट बेटा तुम लोग ना कैश नहीं बांट रहे, तुम लोग क्या कर रहे हो? चैरिटी कर रहे हो, वो खर्चा है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, ये 100% है, ठीक है। बट तुम लोग इसके बदले में, तुम्हारे बिजनेस से जा क्या रहा है? तुम्हारे बिजनेस में इसके बदले में गुड्स जा रहे हैं, और गुड्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हो? तो गुड्स के लिए वर्ड यूज होता है परचेजेस, तो टू परचेजेस। अगर ये नॉर्मल खर्चा होता तो एंट्री डलती चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट ये नॉर्मल खर्चा नहीं है, यहाँ पे एंट्री डली चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने एक मेकअप का प्रोडक्ट बनाया, जितने भी यहाँ पर मेकअप के स्टोर थे लोकल एरिया से, मैंने बोला ये तुम रख के देखो, बिक गया तो ठीक है, नहीं बिका तो रहने दो, तुम इसके सैंपल टेस्ट करो। तुम्हें मैं 10-10 फ्री में भेज रहा हूँ ये पर्टिकुलर मेकअप का प्रोडक्ट, तुम इसका सैंपल चेक तो करो, तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है। जो हम लोग सैंपल्स के लिए टेस्ट देते हैं उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि हमारी फ्री की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, हम अपने गुड्स को बेच रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट है, तो हमने तो खर्चा किया, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। आई होप तुम लोगों को ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। उसने बोला कि तुम्हारे गुड्स का ना, तुम्हारे गोडाउन में गुड्स पड़े थे, सामान पड़ा था, माल पड़ा था, और आग लग गई, तो क्या करेंगे? ठीक है, पहले देखते हैं एंट्री क्या होगी। अगर मेरी आग लग गई दुकान पे तो भैया ये मेरा लॉस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, तो कहता है लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए या आग लग जाए तो डेबिट करेंगे, भैया मेरा खर्चा है, मेरा लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब मेरे बिजनेस से खत्म क्या हुआ? लॉस तो हो गया, बट मेरे बिजनेस से सारे के सारे गुड्स खत्म हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो टू परचेजेस। आई होप तुम लोगों को बात समझ आ रही है। आई होप तुम लोगों को बात समझ आ रही है, क्योंकि बात को समझो, मेरे को लॉस तो हो गया बट मेरे बिजनेस से गुड्स चले गए, तो गुड्स चले गए तो गुड्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? परचेजेस, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट या एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो लॉस टू परचेजेस। कहता देखो लॉस तो हो गया, वो तो मैंने मान लिया, बट कभी कभी क्या होता है, जो समझदार बिजनेसमैन होता है ना, वो अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवा के रखता है। जो भी समझदार बिजनेसमैन होगा वो अपने गुड्स की क्या करवाता है? इंश्योरेंस करवा के रखता है। तो उसने बोला दो फर्दर केसेस होंगे, अगर तो गुड्स की इंश्योरेंस नहीं हुई तो भैया ये सारा तुम्हारा खर्चा, नो फर्दर एंट्री विल बी पास्ड। बट अगर तुम्हारे गुड्स की इंश्योरेंस हो गई है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया, तो एक और एंट्री डलेगी। अब मैं तुम्हें ना कुछ प्रोसेस बताता हूं कैसे होता है। देखो सपोज तुम्हारे गोडाउन में आग लग गई तो फायर हो गई, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी अपने वहां पर वर्कर को भेजेगी, जो भी उसके एम्प्लॉयज होंगे वो देखेगी, जाओ देख के आओ कि एक्चुअल में आग लगी हुई है कि नहीं लगी, और देखो अगर एक्चुअल में आग लगी है तो भैया कितने का लॉस हुआ है। तो जब तक उसके एम्प्लॉयज ये प्रूव नहीं करते, उन्होंने बोला सर 10 लाख रुपए का लॉस हुआ है, इस बंदे की इंश्योरेंस पॉलिसी जेन्युइन थी और 10,000 का लॉस हो गया, और हम 100% क्लेम एडमिट करते हैं, एक ये केस है। दूसरा उसने बोला 10 लाख का तो लॉस हुआ है, बट हम तुम्हें बस 60% पेमेंट करेंगे, 40% पेमेंट नहीं करेंगे, मतलब 6 लाख की पेमेंट कर देंगे और 4 लाख की पेमेंट नहीं करेंगे। हमने बोला भैया क्यों, किस खुशी में तुम लोग 6 लाख की पेमेंट करोगे? उसने बोला यार तुम्हारी फैक्ट्री में मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे फायर एक्सटिंग्विशर खराब हो रहे हैं, इसमें बदलवा लो, तुमने नहीं बदलवाए तो तुम्हारी गलती। अगर तुम फायर एक्सटिंग्विशर बदलवा लेते तो तुम्हारा क्या पता 3-4 लाख का माल बच जाता, बट तुमने नहीं किया, इसलिए हम 60% क्लेम एडमिट कर रहे हैं। ये दो केसेस हैं कि इंश्योरेंस कंपनी ने या तो 100% क्लेम एडमिट कर लिया है या तो पार्शियल क्लेम एडमिट की है कि 60 और 40।
ये हो गया सेकंड केस। तीसरा केस होता है कि जब इंश्योरेंस मतलब नॉट द केस, मतलब स्टेप नंबर 1 इज एम्प्लॉय आएगा, स्टेप नंबर 2 कितना क्लेम तुम्हारा एडमिट हुआ वो होगा, स्टेप नंबर 3 क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी में, वो तुम्हें क्लेम रिसीव करेगा। एयर इंडिया का क्रैश हुआ, अभी तक लोगों को 1 करोड़ रुपया नहीं मिला, तो मतलब क्लेम को एडमिट करने की डेट कुछ और होती है, एक्चुअल में तुम्हारे बैंक में वो 10 लाख का क्लेम आएगा उसकी डेट कुछ और होती है। इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। अब मैं तुम्हें अकाउंटिंग एंट्री सिखा रहा हूं। उसने बोला तुम्हें ध्यान से समझना, लॉस हो गया तो लॉस की एंट्री होगी। उसने बोला 2 फर्दर केसेस हैं कि क्या तुमने इंश्योरेंस करवाई थी, नहीं भैया मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाई, तो नहीं करवाई तो बैठो फिर तुम्हारा लॉस है, नो एंट्री। सर हाँ मैंने इंश्योरेंस करवाई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी एडमिट किया और उसने फुल अमाउंट ऑफ क्लेम एडमिट कर लिया। अरे वेरी गुड, अगर फुल अमाउंट ऑफ क्लेम उसमें एडमिट कर लिया, मैंने क्या बोला, जिस दिन क्लेम एडमिट हुआ है और जिस दिन क्लेम मिलेगा दोनों अलग अलग दिन है, तो मैंने बोला इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट कर दिया, क्योंकि ये मेरी डेटर है। सर क्लेम एडमिट हुआ है, रिसीव नहीं हुआ। एडमिट करने की डेट और क्लेम बैंक में आने की डेट डिफरेंट होती है। तो अगर ये मेरा डेटर है तो डेबिट कर दिया। सर पहले ना लॉस मैंने डेबिट किया था क्योंकि मैंने माना था मेरा खर्चा हो गया, मेरा लॉस हो गया, बट ये इंश्योरेंस कंपनी ने बोला तू टेंशन मत ले भाई, तेरा ये लॉस नहीं है, ये हम अपने सिर पे लॉस ले रहे हैं, तो सर लॉस को क्रेडिट कर दो। अब ये मेरा लॉस रहा ही नहीं, पहले डेबिट किया क्रेडिट कर दो। ये यहाँ पे डेबिट किया था ना, मेरा खर्चा हो गया, लॉस हो गया, सर आपका नहीं है तो उसको क्रेडिट कर दो। फिर जब बैंक में पेमेंट आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि एसेट इंक्रीज डेबिट। इंश्योरेंस कंपनी पहले डेटर था, वो डेटर रहा नहीं, तो टू इंश्योरेंस कंपनी। क्या तुम लोगों को बात समझ आई कि नहीं आई? सर आई। जब फुल अमाउंट ऑफ क्लेम नहीं आया, मतलब उसने बोला हम 60% क्लेम देंगे, एडमिट ही 60% करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, टू लॉस बाय फायर। ठीक है, उसके बाद बैंक में कितनी अमाउंट आएगी? सर बैंक में ना 60% अमाउंट आएगी, लेट से 6 लाख रुपया ही आएगा बैंक में, तो फिर सर 4 लाख का तो मेरा लॉस हो गया और टू इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख से खत्म हो गई। सर फिर आपने यहां टू लॉस को क्रेडिट तो किया क्योंकि मैं ये मान के चल रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी 100% लॉस अपने सिर पे ले लेगी, बट जब एक्चुअल में पेमेंट करने की बारी है तो उसने बस 6 लाख ही लिया, इसलिए मैंने 4 लाख का लॉस अपना दोबारा डेबिट किया। देखो कोई भी तुम्हारा लॉस हुआ है, भले बाय थेफ्ट हुआ है, बाय फायर हुआ है, पहली एंट्री पड़ेगी लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि मेरा खर्चा, मेरे को डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और गुड्स मेरे बिजनेस से चले गए। क्या इंश्योरेंस करवाई है? नहीं करवाई, नहीं करवाई तो रहने दे, कोई एंट्री नहीं पड़ेगी। करवाई है सर, करवाई है। करवाने के बाद वो एम्प्लॉय आया, उसने बोला 100% क्लेम एडमिटेड, तो सर 100% एडमिट हो गया, मतलब इंश्योरेंस कंपनी मेरी डेटर बन गई, मतलब उससे पैसा आएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब ये लॉस मेरा रहा ही नहीं, पहले डेबिट किया था अपना लॉस मान के, अब क्रेडिट करोगे मेरा लॉस नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट इंश्योरेंस कंपनी, जब पैसा आएगा, ये एंट्री यहां सेम है, बट अब 60% पैसा आया तो 4 लाख का मेरा खुद का लॉस है, तो दोबारा लॉस को डेबिट करके टू इंश्योरेंस कंपनी। आई होप तुम लोगों को ये समझ आया होगा कि एंट्रीज डल कैसे रही है। नेक्स्ट ड्रॉइंग्स, देखो वो थर्ड एंट्री छुड़वाई थी, वो यहां पर आ गई। कहता है ड्राइंग 2 तरीके से हो सकती है, या तो तुम कैश में कर सकते हो या तो गुड्स की ड्राइंग कर सकते हो। सर ड्राइंग से ना मेरे बिजनेस का कैपिटल कम होता है, कैपिटल मतलब होता है मेरी लायबिलिटी, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, बट हम वर्ड ड्राइंग्स यूज करेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और मेरे बिजनेस से कैश आ रहा है तो टू कैश, यहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। मैंने ड्राइंग से गुड्स की। सर गुड्स की ड्राइंग कैसे होती है? मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था, मेरी वाइफ मेरे ज्वेलरी के बिजनेस में शोरूम में आई और वो एक हार लेके चली गई, इसका मतलब है पर्सनल यूज था, वाइफ मेरी पर्सनल है, बिजनेस की वाइफ नहीं है, तो पर मेरे बिजनेस से गुड्स चले गए। गुड्स के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं सर? परचेजेस, तो टू परचेजेस। आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी कि ड्राइंग्स की एंट्री कैसे डलती है। अब 2-4 एंट्रियां रह गई हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैरियज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। उसने बोला सपोज कर लो तुम लोगों ने एक एसी परचेज किया, एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है, उस एसी को लेके तो आ गए, उस एसी को लाने में तुम्हें कार्टेज पड़ा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़े, उस एसी को फिटिंग चार्जेस भी लिए, वो जो इंसान फिट करने आएगा फिट करेगा तो एसी लेने का फायदा है ना, वरना एसी परचेज कर लिया गत्ते में पड़ा हुआ कोई फायदा नहीं है उसका, उसने फिटिंग चार्जेस भी लिए 1000 रुपए। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग बोलोगे सर ये तो एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है तो मैं ऐसा करता हूं ट्रांसपोर्टेशन एंड फिटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देता हूं 1500 बढ़ दे। नहीं, ये नहीं होगा, एंट्री आएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जब भी तुम लोग एक फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो ना, उस फिक्स्ड एसेट को उसकी यूजफुल लाइफ मतलब उसकी यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए तुम्हें कुछ खर्चा करना पड़ेगा। एसी लिया तो उसके केस में फिटिंग चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो तुम उसको उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करोगे। एग्जांपल देता हूं, तुमने सपोज करो 40,000 का एसी परचेज किया, 2,000 रुपए का तुम्हारा इंस्टॉलेशन चार्जेस लेके 1,000 का ट्रांसपोर्टेशन था, तो तुम लोग बोलते यार मेरे को ना 43,000 के अराउंड एसी पड़ गया, मतलब 40,000 और ये 2,000 फिटिंग ले गया और 1,000 का ये ट्रांसपोर्टेशन ले गया। तो इसको बोलते हैं कि जब भी तुमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई भी चीज या इंस्टॉलेशन ऑफ एसेट के टाइम पे कोई भी एडिशनल एक्सपेंस किया है तो वो तुम उस पर्टिकुलर एसेट के खर्चे में डालोगे। जैसे यहां मशीनरी परचेज की थी तो सपोज मेरे को 1,000 रुपए का रिक्शे का किराया देना पड़ा, 2,000 की फिटिंग करवानी पड़ी, तो 3,000 रुपए मशीनरी अकाउंट में डालूंगा, ना कि एक्सपेंस टू बैंक करूंगा।
सर अगर हमने 6 महीने बाद वो एसी ना खराब हो गया, रिपेयर करवाया, तो उसको नहीं, जब भी कोई भी खर्चा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन किया है तो उसको उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में डालेंगे, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस जो समझा उसको समझो, कैपिटल नहीं भी समझा तो यू विल अंडरस्टैंड लेटर। कहता मिसलेनियस है सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफन पेटी एक्सपेंसेस सच एज रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, कन्वीनियंस। कहता ये ना ऐसे खर्चे होते छोटे मोटे खर्चे, सपोज कर लो तुमने 10 रुपए की फोटोस्टेट करवा ली, ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया, कोई क्लाइंट आया उसको 10-20 रुपए का समोसा खिला दिया, तो कहता ये ना इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, इसका ना अलग अलग इंडिविजुअल एक्सपेंस अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। सपोज अगर तुमने पापा के वॉलेट से 20 रुपए निकाल लिए, अमाउंट छोटी है ना, तो 20 रुपए का हिसाब पापा भी नहीं मांगता, तो इसको बोलते हैं हम लोग सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री, ये सिंपल एंट्री से ध्यान से समझना। कहता क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है ना, एक बात को ध्यान से समझना, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है जो एसेट मेरा बच गया, तो इसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस एंट्री को ना तुम लोग फिलहाल के लिए लर्न कर लो, बस एक एंट्री लर्न करवा रहा हूं क्योंकि तुम्हें ना ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब नहीं पता। जब तुम एक चैप्टर है तुम्हारी बुक में फाइनल अकाउंट, उसको पढ़ लोगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड। अभी के लिए प्लीज इसको छोड़ दो, बट एक बात हमेशा याद रखना, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, तुम्हें हमेशा दो वैल्यूज गिवन होंगी, कॉस्ट या एनआरवी। वो बोलेगा कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000, मतलब जिस वैल्यू पे तुमने परचेज किया था। एनआरवी मतलब उसकी मार्केट में वैल्यू 8,000, तो कहता एंट्री में 10,000 लिखो या 8,000, कहता विच एवर इज हायर, तो 10,000 लिखोगे। ये एंट्री के साथ प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लो, उसको थोड़ा लर्न कर लेना। मैं अभी नहीं समझा सकता तुम लोगों को ये एंट्री, समझा भी तो समझ नहीं आएगी। जब तुम लोग फाइनल अकाउंट्स कर लोगे तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दिस एंट्री। देन इट सेज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो मुझे पे कर देना चाहिए था बट अभी तक पे नहीं किया, ठीक है। सर इसका मतलब है मेरे को रेंट है, मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग है 10,000 का, ठीक है, और ड्यू डेट होती है 10 अप्रैल, बट अब आज आ गई है 15 अप्रैल, तो मैं क्या एंट्री डालूं? उसने बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है इस साल का खर्चा था जो पे कर देना था, बट मैंने इस साल का खर्चा इस साल पे नहीं किया। अगर पे नहीं किया तो मैं आज नहीं तो कल पे करूंगा, फ्यूचर में पे करूंगा। फ्यूचर में कोई भी चीज पे करता हूं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरी लायबिलिटी हो गई, तो लायबिलिटी को क्रेडिट कर दो। बट सर भले ही आज है या कल है या परसों है, खर्चा तो है, वो पेमेंट तो होगी, तो मतलब एक्सपेंस तो है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एंट्री डल गई एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस को डेबिट इसलिए किया क्योंकि आज नहीं तो कल पेमेंट तो करूंगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है। नेक्स्ट इज प्रीपेड एक्सपेंस। सर प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है अगले साल का खर्चा इस साल पे कर दिया, अगले साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम इस साल पे कर दिया। तो मेरे को एक बात बताओ, वो मेरा एसेट हो गया, मतलब मैंने अगर अगले साल का इंश्योरेंस प्रीमियम भी आज ही पे कर दिया तो मेरे को बेनिफिट देगा। फ्यूचर में कोई भी चीज बेनिफिट देती है तो उसको एसेट बोलते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट कर दो। बट सर वो इस साल का खर्चा नहीं है, वो अगले साल का खर्चा है, तो इस साल के खर्चे में से लेस कर दो। एक्सपेंसेस को डेबिट करते हो जब ऐड होते हैं, तो एक्सपेंसेस जब लेस होते हैं उसको क्रेडिट करोगे। देन इनकम अर्न्ड नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या होता है कि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं बट अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई, अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई। मैंने सर्विस प्रोवाइड कर दी, मैंने तुम्हें पूरा साल पढ़ा दिया बट तुमने फीस नहीं दी, तो मेरा एसेट है, तुम आज नहीं तो कल पेमेंट करोगे, तो एक्रूड इनकम को डेबिट कर दिया एसेट मान के, एसेट इंक्रीज डेबिट टू इनकम। आज नहीं तो कल है तो इनकम ही ना मेरी, वो एक्सपेंस तो नहीं जाएगा इसलिए क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ये तीन एंट्रीज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग है थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल एंट्रीज। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी तुम्हारा फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में फॉल आ जाए, तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा खर्चा है तो डेबिट कर दो। डेप्रिसिएशन की वजह से तुम्हारे एसेट की वैल्यू डाउन चली जाती है, तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो टू फिक्स्ड एसेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बिजनेस को कैपिटल देता है, बदले में बिजनेस इसको क्या देता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का खर्चा हो रहा है क्योंकि बिजनेस बिजनेसमैन को दे रहा है। अकाउंटिंग हम लोग बिजनेस के पॉइंट से करते हैं, तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज माय एक्सपेंस, तो डेबिट कर दो। यस और नो? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का तो खर्चा तो डेबिट कर दिया, बट मेरे ओनर का तो, ओनर की तो इनकम है, ओनर की इनकम मतलब ओनर का कैपिटल तो प्लस हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, लायबिलिटी इज क्रेडिट, तो टू कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उल्टा होता है, ये बिजनेस है, ये ओनर है, ओनर ने ड्राइंग्स की तो ये बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है तो क्रेडिट कर दो। अभी दे कौन रहा है? ओनर दे रहा है, ओनर दे रहा है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट कर दो। तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब तुम लोगों की एक एंट्री रहेगी जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री, इसको ध्यान से समझना। कहते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, तुम लोगों को ना बात को ध्यान से समझना कि दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्सपेंस, एक होती है इनकम। एक्सपेंस और इनकम के जो बैलेंसेस होते हैं ना वो कभी भी अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होते।
इसका मतलब क्या है कि तुमने सपोज किसी को सैलरी दी, अरे यार तुमने सैलरी दी, उस वर्कर ने काम किया, इमीडिएटली बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, बेनिफिट अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। बट एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है, उनकी जो लाइफ होती है ना वो मोर देन 1 ईयर होती है। मशीनरी की लाइफ मोर देन 1 ईयर, फर्नीचर की लाइफ मोर देन 1 ईयर। इसका मतलब उसका बेनिफिट तुम्हें फ्यूचर में भी कंटिन्यूसली मिलेगा। तो जिसका बेनिफिट तो एग्जॉस्ट हो गया, तुमने रेंट पे कर दिया लैंडलॉर्ड को, तुमने 1 महीना रह लिया, वो खत्म हो गई ट्रांजेक्शन, एग्जॉस्ट हो गया उसका बेनिफिट, अगले साल नहीं मिलेगा। अगले साल बेनिफिट चाहिए तो दोबारा खर्चा करना पड़ेगा। बट मशीनरी आज ले ली, अगले 5 साल तक कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो कहता है मशीनरी के जितने भी एसेट हैं, जितने भी लाइबिलिटीज हैं, इन सब के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बैंक लोन लिया 5 साल के लिए तो भैया अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होगा। बट एक्सपेंस और इनकम के जो बैलेंसेस है वो कभी भी अगले साल नहीं दिखाए जाते, क्योंकि उनका जो बेनिफिट है वो उसी टाइम एट अ टाइम एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो कहता जी ओपनिंग जर्नल एंट्री बोलता है कि यार 31 मार्च मतलब ये साल की एंडिंग है, इस साल की एंडिंग में कुछ बैलेंसेस ऑफ एसेट और लाइबिलिटी बच गए जो मुझे अगले साल कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, अगले साल दिखाने पड़ेंगे। तो मैं अगले साल इन सारे बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की एक एंट्री डालूंगा जिसको बोलेंगे ओपनिंग जर्नल एंट्री। अब ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या होगी? कहता जी जितने भी एसेट्स हैं सबको डेबिट कर दो। सपोज एसेट्स हैं 10,000 के, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबको क्रेडिट कर दो। सपोज लाइबिलिटी है 7,000 की। अगर तुम्हारा एसेट का बैलेंस इज ग्रेटर देन लाइबिलिटी का बैलेंस, इसका मतलब तुमने एसेट को डेबिट किया 10,000 से और तुमने लाइबिलिटीज थी तुम्हारी 3,000 की, सॉरी 7,000 की, तो कहता है जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, मैंने कैसे कहा डेबिट क्रेडिट सेम होना चाहिए, डेबिट है 10,000, क्रेडिट है 7,000, तो मतलब कुछ और क्रेडिट होगा, तो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारी कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। बट अगर एसेट का बैलेंस कम है लाइबिलिटी से, एग्जांपल देता हूं, एसेट इंक्रीज डेबिट कर दो टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है 10,000 की, एसेट है 7,000 के, तो कहता है जो तुम्हारा बैलेंस है ना बैलेंसिंग फिगर, वो तुम्हारा होगा गुडविल। तो यहां पर तुम गुडविल को डेबिट कर दोगे 3,000 से। यही उसने लिखा है कि या तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर होगी या तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर होगी, ठीक है। उसने क्वेश्चन करवाया, कहता ये सारे तुम्हारे एसेट्स हैं, तो भैया देखो मैंने सबको डेबिट कर दिया। ये तुम्हारी लाइबिलिटी है तो मैंने उसको लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस सेम आ रहा है, तो कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। अगर तुम्हारा एसेट ज्यादा है लाइबिलिटी कम है तो कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर, एसेट कम है लाइबिलिटी ज्यादा है तो गुडविल में बैलेंसिंग फिगर। मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन लिखा है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लो और इसको तुम लोग सॉल्व करोगे। तो यहां पर तुम्हारा पूरा टॉपिक जर्नल एंट्रीज का खत्म हो गया। मैंने अपने एंड से एक बेस्ट एफर्ट लगाया कि मैं तुम्हें हर एक ट्रांजैक्शन को समझा सकूं, बट स्टिल अगर तुम्हें कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं समझ आई, यू कैन जस्ट आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई प्रॉमिस यू आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू विल आस्क. So I hope you like this video. If you really like this video, so please like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. See you in the next video.